Welcome to the Samjo Civil students. So today we are going to start with a very important topic that is from the ancient Indian history, that is Indian prehistory. जब हम prehistory की बात करते हैं, prehistory का मतलब क्या है? History में यहाँ पे दो term से बने. History का मतलब होता है that is whatever we have a written sources. Because history में क्या है कि हम usually sources से पढ़ेंगे. आपके पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं. आपको कोई ना कोई सोर्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसको दोबारा जाके देखेंगे, तब आप जाके समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री का मतलब है जब आपको किसी के प्रॉपर सोर्सेज मिलते हैं। अब सोर्सेज आपको पता चला, अब सोर्सेज हमें दो पता है। हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जब हमारे पास किसी भी पार्ट की लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखित स्रोत मिल रहा है आपको, तो आपकी हम बोलते हैं वो पार्ट क्या है, उसको बिलोंग करता है हिस्ट्री का। अगर आप कहें कि मगध का मौर्य के टाइम से बेसिकली हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, बट क्या उससे पहले हिस्ट्री नहीं थी? डेफिनेटली थी। इससे पहले भी हिस्ट्री के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। क्या हम स्टोन एज वालों को भूल जाएंगे या आयरन एज को भूल जाएंगे या ब्रॉन्ज एज को भूल जाएंगे? कि इनको भूल ही जाएंगे? नो। तो सोर्सेज हैं, बट हम उनको कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी इन द ऑफ दी प्री हिस्ट्री। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी हिस्ट्री को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं? फर्स्ट वी हैव अ प्री हिस्ट्री। अब ये प्री हिस्ट्री, देन वी हैव अ प्रोटो हिस्ट्री, देन वी हैव अ हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी आपको मैंने मतलब बताया, दैट इज जिसके पास हमारे पास रिटन मटेरियल है। तो अब समझते हैं प्री और प्रोटो क्या। प्री मतलब हिस्ट्री से पहले, तो जिसके पास हमारे पास रिटन मटेरियल नहीं है, तो हमारे पास इसके लिए क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे रिलाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए। अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जैसे कि पॉटरी, टूल्स, मॉन्यूमेंट्स, तो ये सब कुछ आपके पास आएंगे, साइट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। दूसरी तरफ आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री एक्चुअल में कहीं पे भी इसका रेलेवेंस हमें देखने को नहीं मिलता। कहीं पे भी पूरी जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं दोनों में डिवाइडेड है और किसी में नहीं है। मतलब सिर्फ बेसिकली वो प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है या हिस्ट्री के नाम से जाना था, जहाँ पे प्रोटो नहीं है। तो इंडिया में ऐसा क्या स्पेसिफिक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, स्पेसिफिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हमें सोर्सेज में क्या है, रिटन मटेरियल मिलता है, बट रिटन मटेरियल के साथ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि रिटन मटेरियल है बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो प्रोटो का खुद का मतलब भी यही होता है, दैट इज ट्रांजिशन। कि कोई भी चीज जब ट्रांजिशन में होती है तब हम उसे प्रोटो बोलते हैं। देन यू पीपल नो हिस्ट्री। हिस्ट्री हम 600 बीसी से यूजुअली मानते हैं शुरू हो गई थी, दैट इज आयरन एज का। यहाँ पे हमें प्रॉपर रिटन एविडेंसेस मिलने लग जाते हैं। सो जब हमें एविडेंसेस मिलते हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम 600 बीसी मानते हैं। अब बार बार मैंने एक टर्म यूज करी, बीसीई, सीई और एडी। अब आपको पता होना चाहिए कि बीसी, बीसी, सीई और एडी क्या होता है। बीसी होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। अब बिफोर क्रिश्चियन एरा प्लीज समझिए, जैसे आज मान लो कि डेट है 7 जुलाई 2026। ओके, तो कभी ऐसा भी रहा होगा कि 1 जुलाई, 1 जनवरी 1। तो यहाँ से हमने मान लिया ये तो शुरू हो गया सीई, बट ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो जो भी इसमें हमारा होगा दैट इज बीसी। बट ये याद रखना, जैसे आपको मैथ्स का स्केल होता था, तो मैथ्स में यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्रीज होते थे, राइट। तो यहाँ पे डिक्रीज होंगे। मतलब अगर मैं बात करूंगी तो 200 बीसी और 100 बीसी, सबसे पुराना कौन है? 200 बीसी। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी 100 सीई और 200 सीई, तो नया कौन है? दैट इज 200 सीई और पुराना क्या है? 100 सीई। सो हम यहाँ पे उल्टी काउंटिंग में चलते हैं। यानी आगे जब हम क्लासेस लेंगे तो आपको पता समझ आएगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग एराज चलाए, जैसे गुप्ता एरा, शक एरा, तो आपको कैसे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर। तो बीसीसीए की क्लियर हो गया। अब अभी हमने एक बात करी कि 3 में डिवाइडेड थी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब मैंने अपने प्री, प्रोटो और हिस्ट्री की बात करेंगे तो प्री के अंदर भी अपने बहुत सारे डिवीजन है। अब वो डिवीजन क्या है वो हम समझते हैं।
प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास है पैलियोलिथिक, देन मीसोलिथिक, देन नियोलिथिक। अब ये मीसोलिथिक और नियोलिथिक, अब समझिएगा ये है क्या क्या और इनकी डिवीजन कैसे है। बट इसके अलावा भी आपके पास स्केल है, तो ये हम बात करते हैं जो आपके पास पैलियोलिथिक आया। पैलियोलिथिक की जो डेट है वो 3.3 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 बीसी से हम बोलते हैं दिस इज पैलियोलिथिक। मेसोलिथिक की है 10,000 बीसीई टू 8,000 बीसी। और नियोलिथिक की क्या है, नियोलिथिक की हम मानते हैं 8,000 से 3,000 तक। बट एक बात और समझना कि इनके साथ साथ इसी टाइम पीरियड पे पैरेलली नियोलिथिक के चाल्कोलिथिक भी शुरू हो चुका था। चाल्कोलिथिक, देन नॉट ओनली दिस, चाल्कोलिथिक के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर भी था। मेगालिथिक कल्चर का नाम है बेसिकली, यहाँ पे भी आप इन सब में कॉमनैलिटी देखेंगे, सब में लिथिक वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, लिथिक का मतलब क्या होता था, स्टोन। क्यों, ये पूरा एज, नो डाउट अभी मैंने तुम्हें बोला कि चाल्को का मतलब है कॉपर, कॉपर इजीली अवेलेबल था, कॉपर शुरू हो चुका था, पर ये पूरा का पूरा एज अगर मैं बात करूं तो ये रिलाई किस पे कर रहा था, लिथिक पे, क्योंकि स्टोन की इजीली अवेलेबिलिटी है आपके पास। आप क्या होता है, आप हंटर गैदरर हो, आप नोमैड्स, आप कंटिन्यूसली घूमे जा रहे हो, आपको खाने के लिए चाहिए तो आपके पास जो भी बेसिक रिसोर्सेज होंगे वो मिलेंगे। हम जरूर ये देखेंगे कि किस तरीके से पहले बड़े क्रूड टूल्स होते थे कि जस्ट स्टोन को लिया और जरा सा थोड़ा सा भी शेप बनाई, उसको यूज करने लग गए। जैसे ये एक पीस है तो इसमें थोड़ा सा इसमें कटिंग एज जो भी किया, उसके बाद वो टूल बन गया। बट बाद में उसको और सुंदर, फिर उनके अकॉर्डिंगली अपनी कैरी करने की कैपेसिटी से अलग अलग फीचर्स, वेरिएशन, अलग अलग टेक्निक्स आने लगी, जिसकी अभी हम बात करेंगे। बट अब आपको ये क्लियर हो गया कि पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक था, सब लिथिक इसी पे रिलाई कर रहे थे। अभी तक सिर्फ 3 डेट्स हमने बात करी है, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जो आपको इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए कि कब कब हो रही थी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंटली फेज आता है दैट इज ब्रॉन्ज एज। अब हम बात करते हैं पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हुआ, पैरेलली चाल्कोलिथिक, और हम देख रहे हैं मेगालिथिक था। अभी 1 सेकेंड हम बता रहे थे मेगालिथिक क्या था। बेसिकली हम जो बात करते हैं साउथ इंडिया में क्या था कि ये एक स्पेसिफिकली कल्चर था जहाँ पे एश माउंट्स होते थे। अभी एश माउंट्स क्या है, कि अगर आपने किसी को बरी करना है तो आप बरी करेंगे और उसके ऊपर आप कुछ या तो बड़े बड़े सर्कल आप टिले बना देंगे, ठीक है, ऐसे 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 आप छोटे छोटे सर्कल से बना लेंगे। इसे डॉलमेन बोलते थे, ऐसे लंबा सा आप पिलर लगा देंगे या ठीक है इस शेप का, टू मार्क हिज मेमोरी, और लिख देंगे, जैसे क्रिश्चियंस में आज भी होता है। सो आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं एश माउंट। जो बेसिकली साउथ इंडिया में ही उस टाइम में प्रेवलेंट थे, बट आज आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी, इवन छत्तीसगढ़ में भी ये प्रेवलेंट है। सो अल्टीमेटली वट यू फाइंड आउट कि ये ब्रॉन्ज एश माउंट बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हो रहे थे। अब ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज क्या मतलब होता है, कांस, दैट इज कॉपर प्लस टिन, ये 2 मेटल से बनते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसको हमारे यहाँ इसको हमने डाल दिया प्रोटो हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि पहली बार वो टूल टेक्नोलॉजी से मूव ऑन कर गए। अभी तक कॉपर था, वो सिर्फ इजीली अवेलेबल था, कॉमनली अवेलेबल था, और उनको उन्होंने यूज करना शुरू किया। बट अब उन्होंने दो मेटल्स का मिक्सचर करके यूज करना शुरू किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं ब्रॉन्ज एज की शुरुआत होती है। कॉपर को वो पिघला के टिन के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाने लगे। तो इस एरा में बेसिकली नई सिटीज आएगी। हम देखते हैं पहली बार रिटन स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है, और ये स्पेसिफिकली इंडिया में तो था ही था, साथ ही साथ अपनी फॉरेन सिविलाइजेशन के साथ भी इंटरेक्ट करने लगते हैं। सिविलाइजेशन दैट इज सभ्यता, जब वो पैटर्न वेब कंटेक्स्ट के साथ रहने लगते हैं, फर्स्ट टाइम ये चीज पॉसिबल होती जा रही थी। अब हम आगे देखते हैं प्री हिस्ट्री का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, सो देखिएगा कि अब जब हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में आप बात करेंगे तो इनको हम कभी नहीं भूल सकते, दैट इज रॉबर्ट ब्रूस फुट। अभी रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। जैसे कि हमने पहले भी बात की आर्कियोलॉजी की, तो आर्कियोलॉजी वो होती है जिसकी हम जब हम मटीरियल रिमेन्स की स्टडी करते हैं। मटीरियल रिमेन्स आप जो भी देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज मटीरियल रिमेन। ठीक है, अभी मटीरियल रिमेन जैसे अभी हमने बात की थी कॉइन्स, स्क्रिप्ट, पॉटरी। स्क्रिप्ट में क्यों, क्योंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट है। अगर कोई किताब है तो उसको भी हम, क्योंकि है वो लिटरेरी सोर्स,
ठीक है, बट हम उसको भी मैन्युस्क्रिप्ट है और वो उसके मटेरियल रिमेन्स में आर्कियोलॉजी में आएगा। तो दो टाइप की सोर्सेज होते हैं जब हम पास्ट को पढ़ते हैं, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अभी लिटरेरी सोर्सेज में तो आपको जितना भी लिखे हुए सोर्सेज है, देन वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल में मटेरियल रिमेन्स पढ़ा, तो अब आपके पास जो कॉइन्स है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, और न्यूमिस्मैटिक्स की स्टडीज भी होती है। तो एक ये हो गए, उसके बाद जो लिखे हुए आप हो गए कि एपिग्राफ है। एपिग्राफ इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं, जो लोग पत्थरों पे अपनी मेमोरी, प्रशस्ति प्रशस्ति होती है, जो भी लोग अपनी अपनी, जैसे राजा होते थे वो अपनी अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई मान चढ़ाई सब कुछ लिखवाते थे, दैट इज इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमें एपिग्राफ्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे एक तरफ एपिग्राफ्स हैं, एक तरफ आपको मिल रहा है यहाँ पे इस तरफ इंस्क्रिप्शन की स्टडी है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मटेरियल रिमेन्स में आपके पास कॉइन्स की है। कॉइन्स के साथ साथ आपके पास मॉन्यूमेंट साइट्स, ठीक है, टूल्स, सब कुछ जो भी मिलता है, बोन्स, स्केलेटन्स, ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। तो ये इनकी स्टडी कर रहे थे। जियोलॉजिस्ट वो होता है जो बेसिकली पूरे ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट जो आपकी है उसकी स्टडी करेगा, दैट इज अ जियोलॉजिस्ट। सो ये इन्होंने सारी स्टोन एज की, क्यों? क्योंकि इनको पहली बारी पल्लावरम से चेन्नई में टूल मिलता है, वो होता है एक हैंड एक्स। हैंड एक्स मिलता है इन 1863, और इसी के बाद से इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता था कि इंडिया के पास प्री हिस्ट्री भी थी। क्योंकि आज से पहले अगर हम कभी भी हिस्ट्री की बात करते थे, हम ब्राह्मणिकल सोर्सेज दैट इज वैदिक पीरियड से बात करते थे। तो इन्होंने हमारे पास को एक्चुअली में प्री हिस्ट्री से पुश करते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके बाद इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ साइट्स डॉक्यूमेंट करी, और इन्होंने पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक जैसे 3H सिस्टम को भी इन्होंने हमारे यहाँ डिस्कवर किया और बात किया। बट ये 3H सिस्टम यहाँ पे अभी नीचे लिखा है, ये बात समझना, ये है, ये सीजे थॉमसन है 1820 में, ये डैनिश स्कॉलर थे जिन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बहुत इजीली अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट से इनको टूल्स मिलते रहे। जब टूल्स मिलते थे तो इन्होंने उन टूल्स को प्लेस करना शुरू किया। टूल्स को प्लेस कैसे करना शुरू किया कि आपको पता है कि पहले इजीली स्टोन मिला होगा, स्टोन के बाद आपको कह सकते हो कॉपर, क्योंकि ये भी इजीली अवेलेबल है। देन आप कहोगे ब्रॉन्ज, क्यों? क्योंकि दो मेटल को मिक्स करके बना रहे हो। फिर तीसरा आयरन, आयरन को तो हमें ओर मिलता है, उसको पिघला के आयरन बनाना पड़ता है। तो सर्टनली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, आप बता सकते हो। सिंपली अगर मैं आपके सामने 3 टाइप के ग्लास रख दूं, अगर मैं आपके सामने एक स्टील का ग्लास रख दूं, एक बहुत डिजाइनर कांच का ग्लास रख दूं, एंड देन आई पुट अ मोर, आई से कलर चेंजिंग ग्लास, तो आप बता सकते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में वेरिएशन है और किस किस तरीके से उसमें डिफ्रेंसिएशन आया था। सिमिलरली इस टाइम पीरियड पे भी ये हो रहा था। इन लोगों ने, इन्होंने भी सीजे थॉमसन ने किया, इन्होंने म्यूजियम में चीजें एक्चुअली में इस तरीके से डिवाइड कर दी, एंड विद दैट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 हिस्सों में हमारी जो प्री हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है। और बेसिकली विद दैट जो ये सब कुछ है, तो बेसिकली हम प्री हिस्ट्री की जब भी बात करेंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, आपको एंथ्रोपोलॉजी भी चाहिए। बेसिकली एंथ्रो मतलब ह्यूमन, आप ह्यूमन का कल्चर समझेंगे, साथ में आप उसकी केमिस्ट्री समझेंगे। वाई? बिकॉज आपको पता है अगर आपके दांत है तो वो, अगर हमें किसी स्केलेटन के दांत मिल रहे हैं, तो अगर वो बहुत शार्प है तो दैट मीन्स कि वो बहुत शार्प चीजें खा रहे हैं, ठीक है। अगर वो दांत शार्प नहीं है, दैट मीन्स उन्होंने, वो शार्प चीजें खा रहा है, दैट मीन्स तो मीट खाते होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें उनकी ज्यादा दांत शार्पनेस हो रही है। और अगर वो बाई चांस ऐसे शार्प नहीं है और आप कह रहे हो कि वो नॉर्मली वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, तो वो शार्प नहीं होंगे। सिमिलरली तो हमें देखो सिर्फ दांतों से पता लगता है कि उसकी किस तरीके से वो डेवलपमेंट रहा होगा। सो अल्टीमेटली आपको केमिस्ट्री, आपको चीजों की जो बॉडी की एनाटॉमी है वो पढ़नी पड़ेगी। देन व्हाट पैलियोबॉटनी, वो किस टाइप का खाना खा रहे थे, इससे आपको उनके न्यूट्रिशन लेवल पता चलेगा, राइट? किस चीज की उनके अंदर डेफिशिएंसी थी, किस चीज के अंदर कमी थी, तो उस तरीके से उनकी ब्रेन फंक्शनिंग कैसे काम करता था। तो आपको बेसिकली बायोलॉजिकली भी आप इसमें साइंस के साथ जुड़ के आपको समझ में आता है कि किस तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो दैट बिकम अ पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल ओवर हियर। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो जब अभी हम बात कर रहे थे, अब सोर्सेज क्या रहते हैं? सोर्सेज हमारे पास टूल्स हैं, बोन्स है, पॉटरी है, रॉक आर्ट है। स्पेसिफिकली ये हमें मेसोलिथिक से और अपर पैलोलिथिक से मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ पे लोग, अब लिखित तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, बट आर्ट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ पे लोग इलेबोरेट कर रहे हैं। ये आपका जीएस मेंस में इसमें यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है। देन उनके सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे थे, अलग अलग सेटलमेंट पैटर्न्स हम देखेंगे। देन
बरियल प्रैक्टिसेस। सो मतलब इससे क्या पता चलता है कि सोसाइटी की स्टैंडर्ड्स क्या है। और बेसिकली सोसाइटी की स्टैंडर्ड्स की जब मैं बात कर रही हूँ, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बेसिकली देखिए, एक सोसाइटी है, वो कैसे रहती है, ठीक है, उसके बाद कैसे रहने के बाद उसकी वो प्रैक्टिसेस से आपको समझ में आएगा उनका कल्चर क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उसके बाद ही आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वो इवॉल्व हो रही है, और उसी प्रैक्टिस से हम समझ सकते हैं। तो यूपीएससी में एक्चुअली में आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, कोई कहेगा कि मुझे प्री हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है, तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये सब कुछ आप इस कल्चर को समझ पाए कि हम किस तरीके से इवॉल्व हो रहे थे, तो ह्यूमन साइकी किस तरीके से डेवलप होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आर्कियोलॉजी में यूज होता है, दैट इज स्ट्रेटिग्राफी। अब आपके पास कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितना पुराना और कितना नया? वो आपको पता कैसे चलता है कि स्पेसिफिकली आर्कियोलॉजी में हमें ऐसे लेयर्स मिलती है। अब जितनी भी इसका रूल होता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। अब ये सुपर इम्पोजिशन क्या है? सुपर इम्पोजिशन लॉ सेज कि जो भी ऊपर की लेयर होगी वो सबसे नई होगी, और जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो सबसे पुरानी होगी। सो ओल्डर लेयर लाई डीपर। जस्ट इमेजिन कि आज हम जहाँ पे भी हैं वहां अर्थक्वेक आ जाते, ठीक है, वहां अर्थक्वेक आ गया, फिर वहां पे किसी और ने आके स्टैब्लिशमेंट कर लेगा, फिर यहाँ पे आके कोई और नया, फिर वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसी कालामिटी हो गई, ऐसी 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 आके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती गई। तो जो सबसे नीचे थी वो सबसे पुरानी होगी, और जो सबसे ऊपर होगी वो सबसे नई होगी। सो ये स्ट्रैटिग्राफी होती है, बिकॉज हमें पता कैसे चलेगा। बट अब कभी कभार क्या होता है इस स्ट्रैटिग्राफी में, कई बारी जो ये टूल्स हैं या ये चीजें हैं, वो नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक हुई, आपको पता है कि कंटिन्यूसली जो प्लेट्स है मूव कर रही हैं, तो ये हिल जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को बहुत कंटेक्स्ट के साथ हमें देखना पड़ता है कि वो किस टाइम पीरियड पे क्या क्या चीजें हो रही थी। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए। लेट्स अंडरस्टैंड कि ह्यूमन एवोल्यूशन अब हो कैसे रहा था। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो इसकी हाइट में इंक्रीज आ रहा है। वो कैसे? बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली स्केलेटन की एडेप्शन होती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्केलेटन बनना शुरू हो जाता है, तो वो यहाँ पे जो इंसान को सीधा डेवलप करता है। अगर आप देखें तो ये एवोल्यूशन की जो टाइमलाइन है ये साथ में दी गई है, पर आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस इज दी, हम जो अर्ली होमिनिड कहते हैं, सबसे पहले यही लोग थे जो ये बाइपेडल नहीं था, ये चार पैरों पे चल रहे थे। इनकी हाइट का पोस्चर देखो बहुत कम था, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से यही लोग यहाँ पे थे। बट उसके बाद हम देखते हैं कि देन आपकी शुरुआत होती है दिस होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस अपने चीजों के लिए जानते हैं, स्पेसिफिकली हाथों से इन्होंने काम करना शुरू किया था। इनकी स्पेसिफिकली बोला जाता है प्री हेंस्टाइल एक्टिविटी। अब प्री हेंस्टाइल क्या है? यूजुअली आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज को ही, जो आपका थंब है वो अलग है, ये थंब एक्चुअल में अलग ये फायदा करता है कि कोई भी एक्टिविटी को अपने कुछ भी ग्रैब करना हो तो ये थंब आपको सपोर्ट करता है। तो अभी तक इनका जो थंब था वो अलग नहीं हुआ था। सो होमो हैबिलिस का हम देखते हैं प्री हेंस्टाइल एक्टिविटी से अलग अलग होने लगा। देन दिस इज दी होमो इरेक्टस। अभी होमो इरेक्टस क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो इसकी स्पेसिफिकली रिब केज डेवलप हो गया। सो दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग इन की सिटिंग देम स्ट्रेट। फिर बाय द टाइम ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ने लगी। अब इससे फायदा क्या होता है, जो आज हमारी ब्रेन कैपेसिटी है वो अराउंड है 1450 सीसी। सीसी का होता है मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब जो आप देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आज हम जो सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस है, वो सब तभी पॉसिबल हो पा रहा है। सो इस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो भी डेवलपमेंट हो रही है, और उसी से कल्चरल एवोल्यूशन और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो पाया। होमो निएंडरथल आते आते हम देखते हैं इवन ये वो लोग थे जिनकी अराउंड 1750 सीसी थी, बट ये सिर्फ इन्हीं में ही पाई गई। जो हम लोग ह्यूमन बींग्स है, जिसमें आप हम लोगों में दैट इज 1350 के बीच में, 1450 सीसी के बीच में हमें क्रेनियल कैपेसिटी में ये लोग मिलते हैं। तो ये सीधे खड़े होते हैं, इनका कल्चरल एवोल्यूशन हो चुका है, और होमो सैपियन सैपियन इज द वन जिस जनरेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं। और इन्हीं की वजह से आप देख पाएंगे कि सिर्फ अनाटमी बॉडी में चेंजेस नहीं हो रहे थे, पर आप बॉडी में चेंजेस आएंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी, कोई भी काम कोई भी चीज करनी हो वो भी उसी की इजीली एक्सपैंड होती है। तो स्पेसिफिकली आप देख पा रहे हो जो ब्रेन का साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा था।
इंपॉर्टेंटली अब आप नेक्स्ट चीज में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनदर चेंज आ रहा था, वो था अब आपको टर्म्स पता होनी चाहिए और सब पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक कैटेगरी है अर्ली होमिन्स की, जिसको हम ऑस्ट्रालोपिथिकस बोलते हैं। इनमें क्या था, ये बायपेडल थे, बायपेडल होने लगे ऑस्ट्रालोपिथिक की वजह से होमो हैबिलिस। बायपेडल मतलब दो पैरों पे चलने लगे, ठीक है। अब जब क्वाड्रपल, चार पैरों से चलते चलते अब दो पैरों पे चलने लगे। जो इनका पेल्विस था, आप ये सकते हैं, ये जो पार्ट है ना हमारे टांगों के ऊपर, दैट इज दिस इज द पेल्विस पार्ट। ये क्या होने लगा, ये इसने एस शेप का ले लिया। एस शेप का लेने से फायदा क्या हुआ कि पूरा हेड बैलेंस कर पाए। नहीं तो आप देखो कि जो एनिमल्स है वो हेड बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तब ये हेड है जो बैलेंस कर पाए। देन मैंने आपको बताया अभी थंब वाला सेकंड जो प्रोसेस हुआ, पहले सीधा चलना शुरू हुए, अब सीधा चलने के साथ साथ इन्होंने हैंड में ये थंब अलग हो जाते हैं। तीसरी चीज, जब थंब अलग हो गया तो दैट मीन्स अब कोई भी एक्टिविटी इससे स्टार्ट होता है, आपका स्किल। अब कोई भी स्किल्स की शुरुआत कर सकते हैं। सो विद दैट उन्होंने स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए। स्टोन टूल्स की शुरुआत हुई तो हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, इन तीनों की शुरुआत हुई। अब वो जाएंगे, कोई भी चीजें आसानी से, जो चीज प्लक नहीं हो रही, टूट नहीं रही, अब वो टूटा हुआ ही नहीं खा पाएंगे, वो खुद गैदर कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंड, एनिमल्स को पूरी नेट बनाने लगे, चीजें सोचने लगे, बिकॉज अब आप देख रहे हो इसके साथ साथ दिमाग भी, जैसे भी मैंने बोला, इवॉल्व करता जा रहा है। देन अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्या होता था, जंगलों में रहते थे, नोमैड्स थे, तो फायर को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि फायर का यूज होने लगा था रेगुलरली। तो उससे क्या होगा, उससे डाइजेशन इंप्रूव होगा, आप बेटर खाना खाओगे, आप पका के खाओगे, आप लॉन्ग टाइम स्टोर कर पाओगे, आपको खाने की टेंशन नहीं होगी, सो वार्मथ मिल पाएगी, आपका सर्वाइवल जो है वो बेटर हो जाएगा। सो विद दिस हम देख रहे थे फायर का इंप्रूवमेंट होता जाएगा। जब ब्रेन डेवलप हुआ और ये सब होने के साथ साथ क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंटली आप देख रहे हो कि क्या बड़ा, बहुत बड़ा चेंज होगा। जब आपके अंदर ये बड़ा चेंज आएगा तो आपने ये नोटिस किया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिकॉज आप बात कर पाओगे, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप एक सिंबॉलिक तरीके से यूज कर रहे थे, जैसे आर्ट भी है वो एक सिंबॉलिक है, बट आप एक सिंबॉलिक वर्ड को, आपने कोई चीज सोची, जैसे बोल रहे हो आप एप्पल, तो आपने एप्पल, आपने 5 फोनेटिक्स लिए, अपने वर्ड लिए, उसके साथ वर्ड बनाया और उसके साथ आप एक चीज को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ही मैंने एप्पल बोला, आपके दिमाग में एप्पल क्रिएट हो गया। तो अपने आइडियाज, प्लान्स, इन सबको वो रिफ्लेक्ट करने लगे थे थ्रू दी लैंग्वेज। एंड नॉट ओनली दिस, इसी से जो आज आपका मॉडर्न बिहेवियर है वो इसी एवोल्यूशन को दर्शाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये शुरुआत क्या से हुई? क्या हम लोग शुरू से यहीं पे थे? क्या यहाँ पे हमेशा से हम एग्जिस्ट कर रहे थे? No. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस वक्त जो समझना है। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये क्या वो लोग थे जो ह्यूमन माइग्रेशन की टाइमलाइन आप देखिए, अफ्रीका से शुरू होती है। ये अफ्रीका में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 लाख ईयर्स अगो वो ये अफ्रीका में थे। पहले तो इन्होंने अफ्रीका में ही एक्सपेंशन किया, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन करते करते ये लोग चले गए। उसके बाद आप देखते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है, और यहीं से ही बाद में आयरन एज में भी लोग आएंगे, मेसोपोटामिया की शुरुआत हुई, फिर यहाँ पे यूरोप में जाकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी गए, और धीरे धीरे जब जाते गए ये एशिया से आए, इंडिया में, इंडिया से आप देख रहे हो चाइना, और चाइना से घूमते हुए, ये मत सोचो इधर से गए थे, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो चाइना, जापान के थ्रू ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आज जिस रूट को हम बहुत डेंजरस और लोग इतना फेवर नहीं करते थे, जो ये लोग थे, इनका माइग्रेशन का पैटर्न यही रहा है, नॉर्थ अमेरिका से ये साउथ अमेरिका में गए। सो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए। और अराउंड 1500 बीसी में, अभी मैंने एक टर्म बताई थी बच्चा, बीसीई, राइट। बीसीई को हम बीपी भी बोलते हैं, दैट इज बिफोर पीरियड, कुछ नहीं है, ठीक है। और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा भी बोला जाता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। बिफोर प्रेजेंट के लिए हम ये बेसिकली बोलते हैं कि आज से पहले जो भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब हम सेकुलर टर्म्स यूज करने लग गए हैं। पहले जो था वो क्रिश्चियन एरा, मतलब सिर्फ एक ही धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो मूविंग अहेड हमने इसको यूज करना शुरू किया। सो आप देख सकते हैं बाय द टाइम 20,000 और 15,000 बीसी में, जब स्टोन टूल टेक्नोलॉजी और पैलेलिथिक का भी एंड होने वाला होता है, तब तक यहाँ पे भी ह्यूमन इस्टेब्लिश हो जाता है। सो विद दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन का माइग्रेशन और ह्यूमन का बॉडी इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी। और वेरी इंपॉर्टेंटली हम हर एक स्टेज पढ़ेंगे और समझेंगे कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में क्या डेवलपमेंट हो रही थी। स्टेइंग ऑन दिस ओनली, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आपको एक और चीज है जो समझनी चाहिए कि
पैलोलिथिक में क्या हो रहा था? पैलोलिथिक में स्पेसिफिकली वी आर मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे, मतलब टूल्स बनाएंगे। अब टूल्स भी दो प्रकार के होते थे। किस तरीके से? एक आपने स्टोन लिया, स्टोन में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कोर टूल, ठीक है। बट ऐसा भी होगा कि जब आप इसको तोड़ोगे तो कुछ कुछ टुकड़े निकलेंगे, दिस इज नोन एज फ्लिक। अब इन्होंने इन दोनों टूल्स का यूज किया, पहले कोर को किया, पहले मेन स्टोन टूल निकाला, उसी से मतलब था बिकॉज दिमाग ने उस चीज को स्ट्राइक किया, पर जब वो बाद में फिर वेस्ट नहीं करते थे, इस फ्लेक्स को भी काम चलाने लगे। तो आप देख सकते हैं कोर एंड फ्लेक टूल, और इसी के साथ आप हैंड एक्सेस का हम देखते हैं यूज होने लग गया था। तो वेरी स्पेसिफिकली दीज बिगैन टू यूज, जैसे हैंड एक्सेस भी इस टाइम पीरियड पे बनने को देखने को मिलती है। देन अनदर इज मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक इज नोन फॉर इट्स माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? ये जो टूल्स हैं ये 1 to 5 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे। अब आइडिया आता है कि इतने छोटे छोटे टूल्स क्यों लेने हैं, तो इनका पर्पस ये होता था कि इतने बड़े टूल्स से क्या होता है, कैरी नहीं कर सकते, तो ये छोटे छोटे टूल्स लेने लगे सो दैट कि वो जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो इजीली उन्हें कैरी कर पाए। अब तीसरा जो है नियोलिथिक, इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, फूड प्रोडक्शन की। यहाँ पे आपकी जो फूड प्रोडक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंटली इस टाइम पीरियड पे स्टार्ट होने लगी। किस तरीके से? जैसे खेती बाड़ी। अब इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, जो ये दोनों है, दीज पीपल आर दी पैलोलिथिक और मेसोलिथिक, ये जो लोग है, व्हाट आर दीज पीपल आर दी हंटर, सॉरी, दीज पीपल आर दी नोमैड्स। ये एक जगह जाते थे दूसरी जगह जाते रहते थे, तो कंटिन्यूसली घूमे जा रहे थे। पर ये जो है ये हम देखते हैं परमानेंटली सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपको समझनी है, ये लोग जो है ये बैंड सोसाइटी बनाने लगे। बैंड सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी का टर्म है, जो होता है 100 लोगों का ग्रुप। तो क्यों? क्योंकि अब जाएंगे तब रिलेशंस तो बनाएंगे, बिकॉज ह्यूमन है, इंटरेक्ट करेगा। तो पैलोलिथिक मेसोलिथिक में ऐसा नहीं था ये सिर्फ 4 4 5 5 लोग चलते थे, ऐसे 100 लोगों के ग्रुप्स जो होते थे वो इकट्ठे चलने लगे थे। नियोलिथिक में क्या हो गया, अब वो काफी टाइम तक एक जगह रहते थे, इसे बोलते हैं सेमी सेडेंट्री। कुछ टाइम तक रहते थे, वो जमीन एक्सप्लॉइट करते थे, फिर दूसरी जगह पे जाते थे, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी अलग अलग जगहों को जाके एक्सप्लॉइट करने लगे थे। ये आपको पता है कॉपर का यूज हो गया, बट अगेन सब जगह कॉपर नहीं हुआ, बट यस कई जगह बहुत एक्सपेंसिव यूज पे होने लगा। अब जिसके पास होगा, इससे क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो आपके पास हमारी सोसाइटी में भी चेंज आता है, जिसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो अमीर बन जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई कॉपर का यूज कर रहा है तो वो भी हम देख रहे हैं सोशल रैंकिंग में फर्क आने, ये यूज होने लगा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, सॉरी बच्चों यहाँ पे निवासा नहीं दिया गया, लेट मी शो यू इन सम अदर मैप। तो यहाँ पे बेसिकली निवासा शुरू दिखने लग गया। देन अल्टीमेटली अनदर आपको यहाँ पे क्या देखना है, ब्लेड और ब्यूरिन की भी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। अब ब्लेड क्या है? ब्लेड जो स्टोन टूल है, अभी मैंने स्क्रैपर बनाया था, अब ब्लेड जो होगा वो दोनों साइड से शार्प होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इवन लॉन्ग टूल्स होते थे, और इवन ऐसे जैसे स्क्रू ड्राइवर्स की तरह भी आज के टाइम के यूज होने लगा। सो आज के जो मॉडर्न सेपियंस है वो हम यहीं से देखते हैं। और इवन मॉडर्न टूल टेक्नोलॉजी है, जितने भी आपके टूल्स हैं, हैमर हो गया, पॉलिश टूल्स हो गया, इवन टूल्स पे डिजाइनिंग भी ये करने लगे थे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि टूल्स बनाने हैं, बट जो आज हम कहते हैं ना एस्थेटिक और फैंसी टूल्स, इस टाइम पीरियड पे की सुंदर होनी चाहिए चीजें, वो इस टाइम पीरियड पे दिख रही। अभी आपने जैसे देखा, ऑल द वंस हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं सुनानी और एशेलिन की। आप देख सकते हैं ये पेबल टूल्स बोले जाते थे। पेबल टूल्स आप देख सकते हैं बहुत राउंडेड, तो पर्टिकुलर इनकी शेप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेस नहीं है, रादर आप इन टूल्स की देख सकते हैं ये बहुत शेप्ड है। ये दोनों जो है ये लोअर पैलोलिथिक का पार्ट है, और फिर हम इसके बाद मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक में बढ़ते हैं। बट सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट को समझना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। आप इस मैप में ध्यान से देखिएगा, ये मैप आपको सब कुछ समझा देगा। इस मैप में थोड़ी सी गड़बड़ है, अगर आपको समझना है तो प्लीज हम इसको देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली ये छोटे से जो आपका आज का पाकिस्तान और पंजाब वाला रीजन है, उसमें ये सुनामियन टूल्स हो रहे थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, ये पेबल, जितने भी टाइप के टूल्स थे, इनके टूल्स जो थे वो पेबल्स के थे। पेबल कैसे बनता है, जब भी स्टोन होता है, स्टोन पास में जैसे जैसे कोई रिवर होती है तो वो उसको बहुत सॉफ्टन कर देता है। तो सिंस ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे, तो वहां पे आप देखेंगे शिवालिक और पोटवार के टेरेसेस के पास में होने की वजह से यहाँ पे हमें चॉपिंग टूल्स दिखने को मिलते हैं।
बट ये जितने भी हिमालय रीजन है, साउथ इंडिया है, उसको हम बोलते हैं पहले और पैलोलिथिक में एशुलिन कल्चर। और यहाँ पे अलग अलग इकोजोन्स होने लगे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, चेन्नई में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न में, गंगा प्लेन्स में हम देखते हैं कि एशुलिन कल्चर डेवलपमेंट होने लगी। वेरी इंपॉर्टेंटली इससे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पूरे इंडिया में 2 टाइप की टूल टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती है। ये कोर्टेबल चॉपर टूल से, मतलब चॉपर क्या होता है, चॉपर एक ही साइड से, हमेशा आप देखना जब हम हैंड एक्स बोलेंगे तो वो दोनों साइड से शार्प होगा। चॉपर क्या होगा, वो हमेशा एक ही साइड से निकला होगा, उसकी जो फ्लेक है वो एक साइड से निकली होगी। तो इस तरीके से आपके चॉपर टूल्स यूज होने लगे थे। देन लेट्स टॉक अबाउट द रॉ मटेरियल। अगर हम इन रॉ मटेरियल्स की बात करें तो ये कौन सा रॉ मटेरियल था, ये क्वार्ट्जाइट यहाँ पे यूज होने लगता है महाराष्ट्र में, और लाइमस्टोन हमें मिलने लगता है बुंदेलखंड, दैट इज सेंट्रल इंडिया के, और रूसी वैली से मिल रहा था। तो अलग अलग जगहों से इनको मिल रहा था। स्पेसिफिकली हम ये बात करें तो ये एशुलिन टूल की शुरुआत हमें देखने को मिल रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंटली कौन सा पुराना है, कोई ऐसे पुराना नया नहीं है, ये सारे ही हमें देखने को मिलते हैं, बट सबसे पुराने टूल्स हमें सुनानियन कल्चर से देखने को मिलते हैं, जो इसको सिंपल कोर और फ्लेक टूल्स है। सबसे पहले तो इन्होंने एक ही फ्लेक रिमूव करी एंड देन अल्टीमेटली ये और बेटर टूल टेक्नोलॉजी पे आने लगे। तो आपको प्लीज समझना सुनानियन टूल्स के कुछ फीचर्स है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से ये पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिवर कॉबल से बन रहे थे। आप देख सकते हैं यूजुअली ये एक ही साइड से शार्प होंगे, डार्क साइड कोई भी एजेस नहीं होती है, नॉर्थ वेस्टर्न में ही मिलते हैं, रिवर टेरेसेस के, और ये लोअर पैलोलिथिक का ही पार्ट है। देन अगर हम एशुलिन की बात करें तो आपके चाहे बिहार हो, बंगाल हो, गंगा हो, हिमालयन रीजन हो, एमपी हो, साउथ इंडिया हो, इवन, तो हर जगह हमें जो लोअर पैलोलिथिक में कल्चर मिलता है दैट इज एशुलिन। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा रिवर एरिया नहीं था, तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। अनदर क्वेश्चन दैट कम्स अराउंड इज कि पुराना कितना है। सो बेसिकली 1,50,000 ईयर्स हमें ये पुराना देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, ये बोरी, दिद्वाना एंड हुंसी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे ओल्डेस्ट साइट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंटली अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है, जो हमें दूसरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे साइट में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो यहाँ पे हुई है, हमें लोअर पैलोलिथिक में एक होमिनिड स्किल भी मिला है हाथानोरा से, जो दिखाता है आपको एडवांस लेवल का होमो इरेक्टस। तो लोअर पैलोलिथिक में हमें होमो हैबिलिस मिल रहा है, और इवन होमो इरेक्टस जब इंसान सीधा चलना शुरू हो गया, वो भी हमें लोअर पैलोलिथिक में से मिलना शुरू हो जाता है। सो इम्पोर्टेंटली आपको साइट्स 3 याद बहुत अच्छे से रखनी है, दिद्वाना, हुंसी, हाथानोरा, ये तीनों आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। सेकेंडली मेथड कौन कौन से थे, लेवलॉइस मिडिल पैलोलिथिक का पार्ट है, प्लीज याद रखना, बट यहाँ पे क्रूड टूल्स थे, बहुत कुछ ज्यादा अच्छी शेप के नहीं थे, क्रूड टूल्स थे, बट बाय फेसेस थे, सिंगल फेस नहीं था, 2 जगह से तोड़े जा रहे थे। आप कहीं पे भी किसी टूल्स को भी देख सकते हो, वो 2 जगह से तोड़े जा रहे थे, जो ये हमें मिलने को मिलते हैं। सेकेंडली कोई भी हमें यहाँ पे कैम्प्ड साइट नहीं मिलती है, ऐसी हमें कोई भी साइट किसी भी लोअर पैलोलिथिक साइट में नहीं मिल रहा कि जहाँ पे इनक्लोज्ड एरिया, हमेशा जितनी भी है वो ओपन टेरेसेस, खुले ऐसी जगह पे हमें मिलते थे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये जितने भी लोग थे ये क्या थे, ये लोग नोमैड्स थे, तो नोमैड्स से तो कभी भी इन्होंने घर बनाने का नहीं। कौन कौन से टूल्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली हम सबको पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड पे जो टूल्स का प्रेवलेंस कौन कौन से का था। सो पहली बात आपको समझना है कि लार्ज कोर टूल्स थे, कोर टूल्स, बट यू ऑल्सो नो कि लेटर ऑन हमें पता है मिडिल पैलोलिथिक एंड बाय दी अपर पैलोलिथिक फ्लेक टूल्स हुए, बट लोअर पैलोलिथिक में सिर्फ कोर टूल्स थे। हंटिंग गैदरिंग दोनों थी, ऐसा कभी नहीं था कि गैदरिंग ही थी या हंटिंग ही थी। और एक और चीज़ है, सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी ये चीज़ की आपको बताया है कि गैदरिंग पहले शुरू हुई और फिर हंटिंग शुरू हुई। ये ज़रूर एक मैस्कुलिन वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है, पेट्रार्किकल वर्ल्ड को, जहाँ पे लोग हंटिंग सोचते हैं कि मेल करता है और गैदरिंग फीमेल करती है, तो इसीलिए इस बाइनरीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए गैदरिंग बाद में डाला गया है। बट यू हैव टू नो कि गैदरिंग पहले लोगों ने ईजी किया था, प्लग करके फूड खाना, एज़ कंपैरेटिवली इतना बड़ा आप नेट करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे एंड देन उसको हंट करना। अगर आप मिडिल पैलोलिथिक की पेंटिंग्स देखोगे भीमबेटका में, तो आप देखेंगे एनिमल्स को किस तरीके से हंट करना है, उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, और इसको कुछ हिस्टोरियंस इवन रिचुअल्स भी कहते हैं कि वो रिचुअल्स करते थे उसके अराउंड,
प्रे करते थे, मैनिफेस्ट करते थे आजकल के बच्चों के लिए। सो तब वो जाके हंटिंग के लिए जाते थे। सो हंटिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंगल एक्टिविटी, बहुत आसान ये नहीं है कि एकदम से आप कर पाएंगे। सो लार्ज कोर टूल्स चाहिए थे, रिवर टेरेस साइट्स थी। अब जितनी भी इस टाइम पीरियड पे आप हमें चाहे सिविलाइजेशंस बोलिए या आप देखिए कि टूल टेक्नोलॉजी थी, वो सभी की सभी वो कहाँ पे डेवलप हो रही थी, वो स्पेसिफिकली ओपन टेरेसेस में हो रही थी। अब वाई दिस ओपन टेरेसेस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, हंटिंग गैदरिंग है, रिवर टेरेस साइट्स है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐसी साइट है जहाँ पे इजीली सभी अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इनकी नेसेसिटी वाटर। तो रिवर टेरेस साइट्स इसके लिए हेल्प करती थी हमें। इसीलिए जब रिवर टेरेस साइट्स है तो यहाँ पे वो जो हमारे स्टोन्स हैं वो भी प्रॉपरली शेप हो जाया करते थे, और इसका हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैलोलिथिक पीपल, बेसिकली ये एक मैप आपको दिया, आई नो अभी नहीं समझ में आएगा, बट वी.एन. मिश्रा इम्पॉर्टेंटली एक किताब है जो हम जीएस में पढ़ेंगे बाद में जाके, जब हम प्रॉपरली इस पर लैंड करेंगे तो वो इसको प्रॉपरली कवर करते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो है वो हमने अभी पढ़ा, सोनानियन कल्चर डेवलप था। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली नर्मदा में भीमबेटका, आदमगढ़, चित्तौड़गढ़, दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट पैलोलिथिक। यहाँ पे मैंने किसी एक का बाइफर्केशन कवर नहीं कर रही हूँ। और साउथ को ना मद्रसिया भी बोलते थे, जैसे आज के हमारा ये मद्रसिया टर्म है, ये हिस्टोरियंस ने इनको मद्रसिया बोला है। प्लीज़ याद रखना, इनकी कोई खुद की टर्म्स नहीं होती हैं, ये हिस्टोरियंस रखते हैं अपने कल्चर और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और तो और हमें कुछ जगह यहाँ पे वेस्टर्न जोन्स में भी देखने को मिलती हैं, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमें एज सच कोई भी स्टोन टूल्स नहीं मिल रहे हैं ऑफ द पैलोलिथिक पीरियड। नाउ 4 टाइप की साइट्स होती हैं जो आपको समझनी है। जब भी हम बात करेंगे कि पैलोलिथिक की आप साइट्स की बात कर रहे हो तो 4 टाइप की होती है। पहली बात तो रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर कौन से होंगे, जैसे हमें भीमबेटका में मिलते हैं, वहाँ पे क्या किया, वो अंदर जाके रहने लगे। बट ये इंपॉर्टेंट रखना, केव और रॉक शेल्टर का फ़र्क देखते हैं। केव क्या होगा, केव आपके बिल्कुल अंदर ही होगा और वो उसमें सब कुछ करेंगे, आपके वो बाहर के साथ उनके साथ एज सच एक्सचेंज नहीं कर रहे, एवरीथिंग वॉज देयर। तो स्टोन टूल्स, एनिमल बोन्स, सेडिमेंट लेयर्स भी हमें इसी केव्स के अंदर मिलती है। बट रॉक शेल्टर्स में क्या होगा, रॉक शेल्टर्स में मतलब वो एजेस पे रह रहे हैं, वो क्लिफ्स पे रह रहे हैं, ठीक है, और ऑक्यूपेशन फ्लोर भी है, बेड रॉक भी है, सब कुछ हमें मिल रहा है, पर ये पूरा का पूरा इसमें क्या आधा बाहर और आधा अंदर है। तो रॉक शेल्टर और केव, ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देन एक टर्म होती है रिवर टेरेस। रिवर टेरेस क्या होती है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नदी के पास, रिवर के पास ही रहते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें अलग अलग लेयर्स भी, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम बेसिकली, जब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन, स्ट्रैटिग्राफी, तो ये स्ट्रैटिग्राफी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और हमें देखने को मिलता है ओपन एयर साइट, ये बिल्कुल ओपनली अवेलेबल है, ऑक्यूपेशन लेयर्स हैं, सबसॉइल्स हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि बिल्कुल ओपन एयर है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसी रिवर के पास हो, क्योंकि कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह रह रहे थे, तो हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता था, कई बार दूर भी होती थी पानी से। सो ये 4 टाइप की हमें पैलोलिथिक में साइट्स देखने को मिलती है। नाउ अब इम्पॉर्टेंटली इन तीनों फेजेस को आपको कंपेयर करना है, और इन तीनों की आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए, नहीं तो आप प्रीलिम्स में तो आप पक्का समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अब आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंटली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लॉन्ग फॉर्म में असर्शन, रीजनिंग और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि कौन सी चीज़ क्या हो रही थी। पहली चीज़ 5 लाख to 50 BCE इज़ दी लोअर पैलोलिथिक। देन द सेकेंड वन इज़, हम बात करते हैं जब मिडिल पैलोलिथिक थी, तो इससे 10,000 साल रहा, 50 to 40 के, और 40 to 10 के इज़ अपर। सो आई होप यू पीपल विल बी अवेयर। 5 to 50 याद कर लीजिए लोअर, 50 to 40 इज़ मिडिल, एंड 40 to 10 इज़ अपर। अब इनके फ़र्क देखते हैं। हैंड एक्स आपको पता है एक स्टोन टूल होता है जिसकी दोनों साइड से एजेस होते हैं। क्लीवर, चॉपर सेम इसी की तरह होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोर टूल्स। कोर टूल्स आपको पहले भी बता चुकी है, जो मेनली स्टोन से निकाले गए। बट मिडिल पैलोलिथिक में वो छोटे छोटे टूल्स भी यूज़ होने लगे, उससे स्क्रैपर, पॉइंटर्स, बोरर, ऐसी चीज़ें बनाने लगी। पॉइंटर क्या होता है, ऐसे एक लंबी सी ना, ऐसे बहुत नोकीली ये होती है, दिस इज़ पॉइंटर। सो ऐसी चीज़ें फ्लेक टूल से बनाने लगे।
अब अपर में क्या होने लगा, हमेशा एक साइड से पहले शार्प किया जा रहा था। मान लो ये साइड अगर टूल बनाना ना, तो ये साइड से, अब दोनों साइड से शार्प करने लगे और इसमें प्रॉपरली हैंडल्स बनाने लगे। साथ ही साथ आप देखेंगे इवन मटेरियल चेंज हो गया। क्वार्ट्जाइट था, क्वार्ट्जाइट जो है वो इजीली अवेलेबल है, तो स्टोन ही होता है क्वार्ट्जाइट, वो होने लगा। नाउ फाइन ग्रेन, इसके जो है स्टोन पे काम करना मुश्किल है, बट अब वो देखते हैं इस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा, जैस्पर, चैल्कडिनी, और फाइनली हम देखते हैं सिलिकॉस रॉक की यूज़ होने लग जाता है। अब पहले क्या था, सिर्फ धीरे 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 करके क्या करते थे, सिंपली आप देखेंगे कि एक स्टोन टूल लिया और स्टोन टूल को, ये स्टोन है, और इसको धीरे 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 करके इसकी फ्लेक्स को रिमूव करते थे। ऐसे अलग अलग आपने देखा था, हमने पहले भी जो मैंने इमेजेस दिखाई हैं उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रोक के जो है वो, और फ्लेकिंग जिसे हम बोलते हैं, फ्लेकिंग क्या होता है, थोड़ा 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 टूल निकाल रहे हो, उसके क्लियर एविडेंसेस हमें मिलते हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ये स्टोन हैमर है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, उनको बहुत ध्यान से फ्लेक्स निकालनी थी कि फ्लेक्स को यूज़ कर पाए, तो उन्होंने इस तरीके से हल्की 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 ऐसे स्ट्रोक्स मारते थे पहले, तो अब ये नहीं करते। अब वो एक स्टोन को सीधा रखते हैं और इस स्टोन के ऊपर बहुत सारे सेंटर में बेसिकली ऐसे स्ट्रोक्स मारते हैं, साइड में नहीं मारते, और अपने आप ही हम देखते हैं इसमें से अलग अलग फ्लेक्स निकल आएंगी। दैट इज़ लेवलॉइस्टिक टेक्निक। अब एक और आने लगी, दैट इज़ फ्लूटेड कोर, ब्लेड टेक्निक थी। अब फ्लूटेड कोर क्या था, इसमें स्टोन टूल बनाते थे, बट यहाँ पे इसकी बहुत एजेस को शार्पनेस देने के लिए सिर्फ यहाँ पे स्टोन के काम साइड्स में किया जा रहा था, तो इसे ब्लेड टेक्निक है कि इससे ब्लेड बनाया जा सकता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे होमो इरेक्टस था, सिर्फ वो सीधा खड़ा होना सीखा था, बट यहाँ तक आते आते आपने पहले भी पढ़ा था कि इनकी ग्रेनियल कैपेसिटी 1750 थी, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट हमें कोई भी फॉसिल इसका नहीं देखने को मिलता। ये सेपियंस लोग थे जिन्होंने सब कुछ सीख लिया, बायपेडल हो गए, उसके बाद इरेक्टस भी थे, सोच भी रहे हैं, सो प्रॉपर ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ गई, तो ये सारे चेंजेस हमें इनमें देखने को मिलते हैं। नो डाउट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे एक टर्म आती है प्लिस्टोसिन, ये जितने भी हैं वो हमें सबको में मिलते हैं प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन वो एज थी जब अर्थ में हम देखते हैं पूरा पानी भरा हुआ था और सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। बाय द टाइम इस थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, बाय द टाइम पूरा ग्लेशियर था, आइस थी, सब कुछ जमा हुआ था, बट क्या हुआ, धीरे 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 ये मेल्ट होने लगा और उसके बाद कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हुए। सो आज जो आप जो 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो वो कभी एक ही पार्ट था, एंड देन दिस इज़ अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस एज में जब आइस एज था, अपनी मूवीज़ हम सब ने देखी होगी, तो ये क्या एज थी, इसको बोलते हैं प्लिस्टोसिन एज। इस प्लिस्टोसिन एज में ये रिफ्लेक्ट करता है, बट बाय द टाइम हीट बढ़ने लगी, एरिडिटी, आप देखिए कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है अगर सेमी एरिड रीजन ना हो, थोड़ा सा सूखा होना, सूरज का होना बहुत ज़रूरी है किसी की भी क्रॉप को उगने के लिए। सो जब एरिडिटी बढ़ने लगी तब हम कहते हैं प्लिस्टोसिन से हम होलोसिन होने लगे। सो अगर आप देख रहे हो कि पैलोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अभी हमने पहले पढ़ा कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा आपने पढ़ा टूल टेक्नोलॉजी में अभी आप पढ़ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन आया। थर्ड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा इवन इन्वायरमेंट भी है। अगर इन्वायरमेंट चेंज ना होता तो कभी भी पॉसिबल नहीं था एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन करना, पॉटरी बनाना, केव से बाहर आना, एक अच्छी प्रॉपर लिविंग जी पाना। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ नई चीज़ें बनी। आपने पढ़ी है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई एम सो सॉरी, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पे आपने बेसिकली थ्योरी पढ़ी है कि किस तरीके से जो सबसे फिट होगा वही इंसान इम्पॉर्टेंटली अपनी चीज़ें कर पाएगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, न्यू स्पीशीज़ बनी, ह्यूमन इवॉल्व हुआ और उसने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस को चेंज करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। बट तीनों फेजेस की डेट्स, तीनों फेजेस के मटीरियल और तो और कौन सा इसमें ह्यूमन स्पीशीज़ थी वो आपको इस पर क्लियरली पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने टूल्स देखे थे, तो टूल्स एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। तो आपने देख लिया कि हैंड एक्स और क्लीवर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हैंड एक्स और क्लीवर यूज़ होने लगे। देन यू हैव अ फ्लेक टूल, देन यू हैव अ ब्लेड टूल्स। बेसिकली एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, साइट की टाइप।
ये तीनों हंटर गैदरर थे। अभी तक इम्पॉर्टेंटली ये हंटर गैदरर थे। मेसोलिथिक में जाके हमारा चेंज आएगा। ये लोग किस में चेंज, ये एक एडिशन होगा, दैट इज़ फिशिंग। अभी तक ये लोग फिशिंग नहीं कर रहे, बट बाय द टाइम क्यों फिशिंग कर पाएंगे, बिकॉज पानी मेल्ट हो चुका है, अभी इसमें कहाँ करेंगे, राइट। देन इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे पहले पानी के पास बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, अब मौसम अभी भी ठंडा है, बट अब क्या हो रहा है, टूल्स उनके पास हैं, उन्होंने फ्लेक टूल्स इसीलिए बनाए हैं, छोटे टूल्स। बाद में हम देखेंगे माइक्रोलिथ्स भी बनाएंगे कि वो इजीली कहीं कैरी कर पाए। और रॉक शेल्टर्स में, फिर रॉक शेल्टर्स क्या है कि उन्होंने देखा कि केव्स में जाने से हम पानी से बिल्कुल दूर हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, उन्होंने रॉक का शेल्टर भी बना लिया और आसपास होने भी लगे। तो किस तरीके से पहले खुली ज़मीन में रह रहे हैं, फिर घर में पेट्रोल भी दूर है, और फिर रॉक शेल्टर्स। तो तीनों चीज़ों में हम देख सकते हो किस तरीके से डिफरेंस आता जा रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, एशुलियन टूल अगर हम बोल रही हूँ या सुनानियन कल्चर, तो यहाँ पे क्या है, ये बायफेस टूल हैं और कोर टूल है, कोई इसमें और फ़र्क नहीं है। नेवासा कल्चर के टूल्स को हम बोलते हैं फ्लेक टूल्स एज वेल। नेवासा क्या है, जो एमपी वाला रीजन है, वहाँ पे जो टूल कल्चर, बुंदेलखंड, ये सब वाला है, दैट इज़ अ नेवासा कल्चर। और ब्लेड और ब्यूरिन इंडस्ट्री हमें नेक्स्ट देखने को मिलती है। अब एक आपने पढ़ा मिडल पैलोलिथिक में, इम्पॉर्टेंटली आपने नोटिस किया, दैट इज़ फ्लेक कल्चर वॉज डेवलपिंग, और ये नेवासा इंडस्ट्री है। ये किसने शुरुआत की, H.T. संकालिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट मैं कहूँ थे, 1956 में पावर वैली में उन्होंने अलग अलग पॉइंटर्स, बोरर, ऑल्स को डिफ्रेंशिएट किया, बाइफरकेट किया। आपके सामने ये फ़ोटो में आपको सब दिखता है, आप देख सकते हैं, ये स्क्रैपर है, ये पॉइंट्स हैं, ये बोरर है, ये फ्लेक है, ये प्रिपेयर्ड कोर है। कोर क्या है, कोर को अलग अलग जगहों पे, आई जस्ट चेंज माई कलर, सो कोर को क्या है, उसको अलग अलग जगह पे स्ट्रोक मारे गए। फ्लेक टूल्स कौन से हैं, अब आपको बेसिकली ये फ्लेक इससे निकाली गई है, ये बोरर है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, बोरर दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, पॉइंट्स सिंगल साइड से होता है, और ये पूरा उसका हैंडल स्टोन से ही बना दिया जाता था। और स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर की बहुत थिन ये साइज़ की जाती है, सो दैट कुछ भी आपको चीज़ों को रिमूव करना है वो आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंटली हमने पहले भी पढ़ा था, इसको जो आपको समझना है, इसमें न्यू टाइप की चीज़ यूज़ हो रही थी। पहले मिडिल पैलोलिथिक में सिर्फ क्वार्ट्ज़ाइट यूज़ होता था, बट अब सिर्फ क्वार्ट्ज़ाइट यूज़ नहीं हो रहा था, चार्ट, जैस्पर, एगेट, चालकडनी की फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही थी। सेंट्रल इंडिया और राजस्थान जैसी जगहों पे हमें स्पेसिफिकली ये यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम इसको नेवासा कल्चर कहते हैं। ये ह्यूमन होमो सैपियंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, प्लीज़ याद रखना, ये होमो सैपियंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये निएंडरथल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, जो एक बिल्कुल ऐसी स्पीशीज़ है कि ये समझना कि हमारा एवोल्यूशन हुआ, तो एवोल्यूशन दो कैटेगरीज में, निएंडरथल्स के बाद होमो सैपियंस पैरेलली आना शुरू हुए, बट निएंडरथल्स का कोई सर्वाइवल नहीं था, तो हमें इसलिए इनका एविडेंसेस भी नहीं मिलते, सो होमो सैपियंस पे हम डिपेंडेंट होने लगे। अब आपने टूल पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी भी आपको समझ में आ गया, समझना ये रिवर वैलीज़ के पास रहते थे और बेसिकली दे डू द हंटिंग एंड गैदरिंग। अब प्लीज़ ये जैसे हमने पढ़ा, इसकी डेटिंग कैसे करते हैं, सो हमें किस डेटिंग से पता चला, एक कार्बन डेटिंग मेथड होता है। कार्बन डेटिंग मेथड आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ, जब हम डेटिंग मेथड्स पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी की, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो अभी अब इन अ वाइल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट इसकी आप सोचो तो बिफोर प्रेजेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली दिया हुआ है 40,000 to 10,000 बिफोर प्रेजेंट। ये एक बहुत लंबा फेज़ था जहाँ पे इन्होंने अपर पैलोलिथिक को वेलकम किया, पर मिडल पैलोलिथिक आपको अभी हमने पढ़ा 50K to 40K इसका टाइम पीरियड है। नो डाउट सेंट्रल इंडिया में तो है ही है, जिसको हम इसीलिए हम नेवासा कल्चर बोल रहे हैं, बट हमें राजस्थान में भी मिलता है। ल्यूनी वैली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का, ये जो ल्यूनी वैली है और बुद्ध पुष्कर है, ये एक आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चंस बन सकता है। ये दोनों साइट में आपको जो अभी मैं बता रही हूँ ना, प्लिस्टोसीन था, आइस एज थी, सब कुछ, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, होलोसीन में, जिससे कि नियोलिथिक और एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब के एविडेंसेस हमें यहाँ से मिलते हैं। नाउ ये तो अब हमने अभी पढ़े थे मिडल पैलोलिथिक के टूल्स, अब हम पढ़ते हैं अपर पैलोलिथिक में ऐसे कौन कौन से चेंजेस आने लगे थे। अपर पैलोलिथिक में सबसे इम्पॉर्टेंटली इन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दैट इज़ पॉलिश टूल्स।
पॉलिश टूल्स, अब टूल्स नॉर्मली नहीं रखे जाते थे, टूल्स को पॉलिश किया जाता था। पॉलिश किया होगा, आपको बार बार उसे रब करना पड़ेगा सो दैट वो पॉलिश एक शाइन दे पाए। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकेंडली, दोनों साइड से अभी तक चाहे मिडिल पैलोलिथिक हो या लोअर पैलोलिथिक हो, इन दोनों में क्या था, सिर्फ एक ही साइड पॉइंटेड था, बट अब दोनों साइड से पॉइंटेड थी। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग हमें क्या देखते हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कंबाइंड टूल्स की तरह काम कर रही थी। लाइक स्टोन टूल भी होगा साथ में वुड की तरह, तो एक कंबाइंड असेंबलिश टूल जिसे आप कहते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलने लगी थी। बोन और वुड के साथ कंबाइन करने लगे थे। अनदर थिंग जो आपको समझनी है यहाँ पे, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो आपकी है दैट इज़ कुरनूल केव्स। वेरी इंपॉर्टेंटली इस टाइम पीरियड पे कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हमें मिलते हैं एरोहेड्स। अब एरोहेड्स के लिए आपको निशाना लगाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने लगी थी। ड्रैगर, चिजल्स, आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ब्लेड्स आप देख सकते हो। ब्यूरिन हमने पहले भी वीडियो में देखा, स्लाइड्स में देखा था। सो ब्यूरिन ये किस तरीके से पॉइंटर्स हैं। देन स्क्रैपर, देन साइड स्क्रैपर, वो पूरा है, ये साइड स्क्रैपर है। देन ये कोर है, ये कोर से आप कुछ भी आगे फ्लेक्स निकाल सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट टूल टेक्नोलॉजी के भी काम होने लगे थे। देन आपको एक और चीज़ है, जैसे हमने पहले भी बताया था, अपर पैलोलिथिक में स्पेसिफिकली आप क्या करने लगे थे, ऑस्ट्रिच के एगशेल्स पे पेंटिंग करने लगे थे। हमें जो आर्ट का एविडेंसेस है वो यहीं से पहले मिलता है। केव्स में रहने का एविडेंसेस है। प्लीज़ याद रखना, यूजुअली मेसोलिथिक के साथ बच्चे एसोसिएट कर देते हैं भीमबेटका केव्स को, पर भीमबेटका केव्स भी हमें अपर पैलोलिथिक से मिलने शुरू किए जाते हैं। अगर हम करें तो एक साइट है पेटन, ऐसे बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के ऑस्ट्रिच एगशेल्स पे, क्योंकि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको प्रिजर्व करके मिलते हैं। एंड स्पेशली दिस इज़ हैपनिंग इन दी वेस्टर्न इंडिया। सो दिस इज़ दी मोर अबाउट इट। इसकी बेसिकली प्रिस्मिक कोर टेक्निक थी, मतलब पिंच करके थोड़ा करके इसको निकाला जा रहा था। कुरनूल केस आपके सबसे इम्पोर्टेंटली इस टाइम तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हमने देखा कि ये अपर पैलोलिथिक साइट्स है, तो इसमें अपर पैलोलिथिक साइट्स में स्पेसिफिकली बेलन वैली आ जाती है। बिकॉज वाई आई सेड बेलन वैली, मैंने पहले भी मेंशन किया आप लोगों को, इसका लॉन्ग ऑक्यूपेशन के लिए जानी जाती है। बट अब आपके पास यहाँ पे, पहले आपको पता था कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि दूसरी साइट्स ऑक्यूपाइड थी, अब स्पेसिफिकली रोरी हिल्स इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिलती है। देन कुरनूल केव्स इज एन अनदर इंपॉर्टेंट साइट जो अभी हमने पढ़ा। दिस इज एन ऑल्सो टाइम ऑफ लेट प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन मतलब जो आइस एज है वो खत्म होने वाली थी, एंड वी आर टर्निंग टू दी होलोसीन। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हम आगे जीएस में कवर करेंगे। होलोसीन की जो एज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे एंथ्रोपोसीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करिएगा, अब हम जब आगे इस चीज में जाएंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। होलोसीन में क्या था, आइस एज थी। हम लोग यूजुअली कोई भी चेंज एनवायरमेंट में नहीं कर रहे थे। जो भी चेंजेस एग्जिस्ट करते थे, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये लोग एग्जिस्ट करते थे, हम उन्हीं लोगों को अडेप्ट कर रहे थे, बट चेंज नहीं कर रहे थे। बट नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे एंथ्रोपोसीन एज में, जब ह्यूमन का एनवायरमेंट में इंटरवेंशन हो जाता है, तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और हिस्टोरियन इस टाइम को एंथ्रोपोसीन कहते हैं। अब एंथ्रोपोसीन कब शुरू हुआ, तो जस्ट फॉर ए फैक्ट कि ये 10,000 ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था, ठीक है। और कब तक चला, ये आज तक, इवन प्रेजेंट तक यही चलता है। कमिंग बैक टू दिस, सेकेंड इज द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में आपको समझना है, जैसे माइक्रो हमने पढ़ा था कि मिडिल पैलोलिथिक में फ्लेक टूल्स थे, एक समझना है फ्लेक टूल्स है और एक है मेसोलिथिक के माइक्रोलिथ्स। अब ये डेलिबरेटली छोटे टूल ही बना रही हैं, ये फ्लेक्स नहीं निकाल रहे हैं, ये छोटे टूल ही बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा माइग्रेट करना पड़ता था, बहुत कहीं पे क्या आइस है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन कंडीशंस है, तो वो तो वहां पे रह नहीं सकते थे। इन्होंने छोटे छोटे टूल्स ही बनाने लगे, और वो छोटे छोटे टूल्स को क्या करते थे, असेंबल कर लिया करते थे, जैसे हम बाद में नियोलिथिक में भी देखेंगे और अपर पैलोलिथिक में भी देखा। अब इसके मेन सेंटर्स कहाँ थे, गंगा प्लेन्स, नर्मदा, बंगाल डेल्टा, वेस्ट कोस्ट एंड केरला इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी। अब बेसिकली सोसाइटी में क्या चेंज आया, ये तीन चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें चेंजेस आ रहे थे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था
कि क्या होता था कि मोस्टली रिवर ट्रेन्स के ऊपर रह रहे थे, राइट। अब रिवर ट्रेन्स के अलावा हम देखते हैं सीजनल कैंप्स भी आने लगते हैं। सीजनल कैंप में क्या था कि कुछ लंबा टाइम एक जगह पे रहते थे, सेटल आउट होते थे, फिर रिचुअल्स करते थे। अब रिचुअल्स करेंगे, साथ में अदर प्रैक्टिसेस थी, जैसे एक्सचेंज की, ट्रेड की, तो ये सब भी हम देखते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे। देन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज अ ट्रांजिशन टू द नियोलिथिक एज। देन अब अभी मैंने आपको बोला कि एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, रिचुअल्स भी हैं, ये सबके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस शुरू होगी, दैट इज ऑफ योर आर्ट। रॉक पेंटिंग्स बनने लगी। रॉक पेंटिंग्स में क्या था, वो अपने कल्चर को, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने लगे। बट इससे पहले क्यों नहीं शुरू हुई, इसका रीजन बहुत अच्छा है जो आपको समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सेटल्ड होने लग गया। उनके जो टूल टेक्नोलॉजी पे उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको आ गई है, दे आर मेकिंग इट। environmental conditions stable हो गई, so they will be able to think more on other aspects। आप देखिए कि जैसे आजकल आप लोग एआई को ट्रेन कर देते हो और एआई आपके काम कर देगा, तो अगर उस लेजर टाइम बचेगा तो आप अपने ऊपर चीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। सिमिलरली इनके साथ भी ये था कि वो भी अपने लेजर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान दे पा रहे थे। सो अब लेजर एक्टिविटीज के साथ सिर्फ लेजर नहीं होता, इट इज मोर अबाउट रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस और एक्सट्रीम, बिकॉज हम सोशल ह्यूमंस है जो एक दूसरे के साथ रह के ही कनेक्शंस बनाते हैं। तो सिमिलरली हम देखते हैं आर्ट में भी ये रॉक पेंटिंग्स और बरियल प्रैक्टिसेस करने लगे थे। नाउ अनदर क्वेश्चन यू पीपल नीड टू आस्क, हंटिंग गैदरिंग, यस, पहले ही कंटिन्यूटी टूल्स भी उनके पास थे, बट मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को बताया था, फिशिंग स्टार्टेड नाउ। अब फिर सीजनल कैंप थे, रिवर के पास रह रहे हैं, पहले परमानेंट नहीं ले रहे थे, घूमे ही जा रहे थे, अब कुछ कुछ टाइम से रह रहे हैं, तो इन्होंने फिशिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए इस टाइम पर फायर आ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फायर के साथ हमें पॉटरी भी इसी टाइम पीरियड पे एविडेंट देखने को मिलती है। अनदर थिंग, नाउ सी दिस, अब माइक्रोलिथ्स आपको समझना है कौन सा है। सो यूजुअली ये 3 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज है, बट हमेशा समझना 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के ये होते थे, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है, ये ब्लेड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, पॉइंट्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपेजिस, बहुत छोटे छोटे टूल्स, इतने 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 इतने, आई जस्ट इमेजिन इतने इतने टूल्स बना रहे थे, एंड देन दे यूज्ड टू फिक्स इट अप। ये कैसे यूज हो सकता था, आप देख सकते हो वुडन का उन्होंने इस तरीके से एक सिक्कल ही बना लिया। एरोज में आप देख सकते हो कितने तरीके से उन्होंने पॉइंटर्स को ऐड किया गया है, ऐसे ये यूनिट्स बना लेते थे। ये जो छोटे छोटे टूल्स उन्होंने कैरी किए हुए थे कि आसानी से माइग्रेट कर पाए। देन उन्होंने एक और चीज सीखी, आपको पता है कि बायोफेशियल चीजें शुरू हो गई थी अपर पैलोलिथिक से, ये मेसोलिथिक का पार्ट नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये कैसे बनाने लगे थे, प्रेशर फ्लिकिंग से। प्रेशर फ्लिकिंग में क्या है, आपने एक चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में, हमने जो सॉरी अभी आपने पढ़ा था कि हमने स्टोन लिया, स्टोन के ऊपर ऐसे ब्रेक करें, स्टोन लिया, स्टोन के ऊपर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो अलग अलग फ्लेक्स निकल के आ जाएंगी। अब ये जो फ्लेक्स मिलेंगी वो यूज कर लेंगे। अब दिस इज लेवलॉइस टेक्निक। प्रेशर मेथड क्या है, प्रेशर मेथड में आप क्या करेंगे, साइड से इसको यहाँ पे इतने पोर्शन को यहाँ प्रेशर डालेंगे, आई एम मेकिंग इट अगेन जो आप समझ जाए। मान लो ये आपका स्टोन है, तो अब यहाँ प्रेशर डालेंगे, यहाँ प्रेशर डालेंगे, फिर थोड़ा यहाँ, तो ये आपका प्रेशर से इतना सा जो स्टोन है वो बाहर आ जाएगा। सो विद दिस दे विल बी एबल टू डू इट। अब साथ में नो डाउट उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग शुरू कर दी, बट फायर के आने से क्या हुआ, खाना प्रॉपरली पकना शुरू हो गया था। तो प्रॉपरली अब आपके जैसे सैडल कॉर्न्स, सिलबट्टा जैसे हम देखते हैं, वो आने शुरू हो गए थे। प्लांट फूड्स कुछ टाइम, अभी वो सिलेक्शन नहीं कर रहे, डोमेस्टिकेशन नहीं कर रहे, बट सर्टेनली वो इन चीजों को यूज करने लगे थे। नाउ अनदर थिंग वी विल सी टूवर्ड्स सेडेंटिज्म। अब लोग क्या करने लगे थे, यहाँ पे सेडेंट्री कैंप्स आने लगे थे। सेडेंट्री कैंप्स क्या थे कि स्पेशली गंगा प्लेन्स में आपको देखने को मिलते हैं। हमें क्या देखने को मिलते हैं कि बहुत ज्यादा सिमेट्रीज दिख रही है। क्यों सिमेट्रीज के, जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं, तो गंगा प्लेन्स के आसपास बहुत ज्यादा लोग, थिक डिपॉजिट, बहुत ज्यादा मिट्टी और बहुत ज्यादा स्केलेटन भी मिलते हैं। सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि लोगों के अंदर सेटलमेंट। अब ये कब होगा, जब आप रिचुअल्स तब करोगे, जब नहीं तो क्या होगा, आप मरे, आपकी बॉडी आप यहीं पे खत्म करके विल मूव फॉरवर्ड, राइट, अपना फैमिली रिलेशंस बनाओगे। बट जब आपके पास कनेक्शंस होते तब आप उस इंसान के साथ
लव, अट्रैक्शन, और आप उसको स्टोर करना चाहते हो, आप उसको देन यू स्टार्ट बिलीविंग इट, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसी चीजें प्रेवलेंट होने लगी, तो उसके बाद आप उसके साथ रिचुअल्स करोगे, तो आपके साथ जो फैमिली कनेक्शंस बनेंगे। अगर आप नोमैड ही होगे तो आपके पास किसी के साथ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा और आप चलते जाओगे। सो सर्टेनली विल सी, ये एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आ रहा था। बागोर की हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे सबसे छोटे टाइनीस्ट माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। प्लीज याद रखिएगा, एक बागोर साइट है वो ये भी है, और एक बागोर है। अभी मैं आपको, हमें बाद में बात करेंगे, अभी जो मैं बात कर रही हूँ राजस्थान में साइट है बागोर, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। बागोर, देन सराय नहर राय, महादाह, लांगन, दमदमा, दमदमा एंड देन आदमगढ़। ये जो साइट है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंटली माइक्रोलिथ्स को कवर करती है। नाउ अभी हमने जो देखे थे बस आपको समझाने के लिए किया गया है कि छोटे छोटे टूल्स को ये यूज कैसे करते थे। देखो इनके पास अब वुड है, वुड कितनी हल्की सी होती है, और एक ट्राइंगल से ये कुछ भी काट सकते हैं इसको रोप से फिक्स करके। सिमिलरली इसी के ऊपर अगर यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो ये पॉइंटर बन गया। अगर आप ये इसके ऊपर ही आप साइड में बीच में फिक्स कर देंगे तो एक ट्रेपेजी का काम करेगा, और ऐसे मल्टीपल कर दोगे तो कंपोजिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स काम आते हैं। जैसे आप सोच सकते हो जो इनकी टूल किट है वो 5-6 टूल से ही कितने मल्टीपल टूल्स का काम कर रही थी। और क्या है, हड्डी आसानी से अवेलेबल है, वुड भी हर जगह अवेलेबल है, तो उन्हें सिर्फ स्टोन टूल्स एक ही बार बनाने पड़ते थे एंड मल्टीपली वो अपना काम कर पा रहे थे। अब जैसे कि आपने पढ़ा ये साइट्स आपको पता होनी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट साइट ओवर हियर इज चौपानी मांडो। इनके अलावा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका। यस केव पेंटिंग शुरू हो गई थी बट भीमबेटका में इस वक्त जो उसको हम कहते हैं ना पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, वो हमें अब देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड पे वो बहुत ज्यादा स्टेडी ग्रोथ होने लग गई थी। आगे चलते हुए समझते हैं इसकी और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। देन यस पेटर्न में अभी हमने पहले भी पढ़ा था, पेटर्न में की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, ऑस्ट्रिच के एगशेल्स यूज हो रहे थे एंड दैट साइट ऑल्सो कंटिन्यूड। अब एक इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है लामगंज। यहाँ से हमें पॉटरी के भी फर्स्ट एविडेंसेस मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बरियल एंड फॉर्मल रिमेन्स मिलते हैं। गुजरात में साइट है। जस्ट मैंने आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं चाहती थी कि ये अंडरस्टैंडिंग मिल पाए तो मैंने ये यूज किया है। बागोर भी आप देख सकते हो राजस्थान में। अब यहाँ पे हमें हंटिंग के साथ साथ हर्डिंग भी मिल रहा है। अभी हर्डिंग क्या था, जब एनिमल का ये क्लियरली क्या दिखाता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन। कैसे एनिमल डोमेस्टिकेशन दिखा पा रहा है, क्योंकि आप परमानेंटली एक एनिमल रखोगे तभी तो उसको खिलाने पिलाने लेके जाओगे, नहीं तो खुद ही जाके खाएगा। तो हम देखते स्पेसिफिकली हर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। सो वन इज माइक्रोलिथ्स, कंटिन्यूसली एक ही साइट पे हमें एनिमल रिमेन्स मिलते हैं, और सीजनल सेटलमेंट इस टाइम पीरियड पे इनके साथ शुरू हो गई थी। ये प्लीज समझिएगा, ये गैलरी हमने एक तरीके से मैंने बनाई है कि आपको दिखाया है कि हम आगे बढ़ने से पहले समझ लें। तो आप देख सकते हो कि ये एस्ट्रोलिन टूल्स थे। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आपके हैंड एक्सेस और क्लीवर्स होते थे। यहाँ पे जो स्टोन होगा वो बहुत हैवी होगा और कोर टूल होगा जिसपे काम किया जाएगा। ये प्लीज समझिएगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जरूरी है। सेकेंडली, अब फिर मिडिल पैलोलिथिक में क्या किया, इन्होंने कोर टूल्स नहीं यूज किए। इन्होंने कौन से टूल्स यूज करने शुरू कर दिए, इन्होंने फ्लेक्स, आप देख सकते हैं ये फ्लेक्स 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 निकलनी शुरू हो गई। देन उसके साथ साथ आप हम देखेंगे अपर पैलोलिथिक पीरियड में दोनों साइड बायफेशियल टूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कोर्स की तरीके से काम करने लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय द टाइम ऑफ द अपर पैलोलिथिक बोन टूल भी यूज होने लगे। अभी हमने देखा था ये वुड के साथ फुट से होते थे, अब बोन्स को भी शार्प किया जा रहा था, बिकॉज बोन्स भी क्या है, वो तो कभी खत्म होंगी नहीं, बोन्स भी बहुत लंबे टाइम के लिए एज अ टूल यूज हो सकती है, तो वो भी इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे होने लगी थी। मूविंग टू दिस, अब हमने देखा मेसोलिथिक में आ गए, माइंड की डेवलपमेंट बढ़ गया, एनवायरनमेंट स्टेबल हो गया, टूल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिकॉज एक इंसान सिविलाइजेशन की तरफ वो बढ़ने लगता है, और यही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इनके सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। अब एक वर्ड है जो यूजुअली बहुत सारे हिस्टोरियंस, अब यहाँ से जो डिफरेंस आता है वो लोग कहते हैं ये बारबेरिज्म से मूव कर रहे थे। ये बारबेरिज्म ऐसा कुछ नहीं वर्ड होता। बारबेरिज्म कोई भी एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में बारबेरिज्म नहीं था।
आप समझना, बारबेरिक क्या होते हैं, जो बहुत सैवेज पीपल होंगे, एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। दे आर एक्चुअली मूविंग एंड इवॉल्विंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बाई चांस जब आप मीन्स का आंसर लिखेंगे तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को याद रखेंगे। स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड पे अभी हमने जब सेंट्रल इंडिया में आपने विंध्यास देखे थे, तो विंध्यास में हम देखते हैं दिस भीमबेटका बिगैन टू डेवलप। इसमें हम देखिए अलग अलग, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज पेंटिंग तो मिल रही है, एक तो है पत्थरों पे, बड़ी बड़ी इमारतों पे वो पेंटिंग होनी शुरू हुई, दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी चीज हमें जो देखने को मिलती है वो आपने देखा ऑस्ट्रिच के एगशेल्स पे, बट वेरी इंपॉर्टेंटली अपर पैलेयोलिथिक में एगशेल्स, पॉटरी में भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन शुरू हो चुके थे। नॉट ओनली दिस, अब कहोगे कि क्या ये लोग धर्म को मानते थे, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बात समझने की जरूरत है। बागोर टू, जब बागोर टू का मतलब क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैंने बोला बागोर, एक बागोर है आपका, दैट इज इन दी राजस्थान। एक बाघोर है जो साइट सोन वैली, किसको अभी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन दी एमपी। ये बाघोर है। अब एक और वर्ड यूज किया गया यहाँ पे टू, क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर किसी साइट में एविडेंस मिलती है, क्यों, जैसे 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 वो डेवलप होती है। तो मतलब हमें जो बागोर की दूसरी लेयर है वहां से हमें क्या मिलता है, एक हमें ट्राइंगुलर स्टोन मिल रहा है जहाँ पे उसमें ऐसे नेचुरली ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, कंसेंट्रिक, एक दूसरे से ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, और उसकी वर्शिप होती है, उसकी पूजा की जाती है। और आज भी आप कहीं पे देखेंगे बहुत ज्यादा ट्राइबल एरियाज में ये चीज फ्रीक्वेंट है कि लोग ऐसे ट्राइंगुलर डेटीज में माँ दुर्गा और ऐसे अलग अलग इमेजेस को अपनी कुल देवी के रूप में आज भी पूजा करते हैं। तो धर्म, जो हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, वर्शिप, रिचुअल्स, स्पिरिचुअलिटी, दिस इज समथिंग, ये आज कुछ नया नहीं है, ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी आपको समझना पड़ेगा कि जब ह्यूमन सेटल हो रहा है तो उसकी नीड कि वो सेटल हो, और उसके साथ साथ वो अपने आप की किसी चीज पे डिपेंडेंसी रखे। हमें पहले बरियल सब कहाँ पे मिलते, अरे बरियल का क्या कंसेप्ट है, तो स्पेसिफिकली ये क्लियरली दिखाता है कि इनकी क्रिटिकल माइंडसेट और क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो गई थी। मेसोलिथिक में हमें सराय नहर, राय, महादा और दमदमा, ये तीनों साइट यूपी में है, ठीक है, SMD, और आप SDM से याद कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये SDM क्या है, सराय नहर, राय, दमदमा और महादहा, ये तीनों साइड से हमें बरियल्स मिलते हैं, लोगों मरे हुए मिलते हैं, राइट टू लेफ्ट दफनाया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंटली अभी जब हम नियोलिथिक में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट साइट है, बुर्सहोम और गुफकरा। वहां पे आप देखेंगे कि जब इन ह्यूमन बॉडीज को दफनाया जा रहा है तो क्या करते थे, एक रेड कलर का ऑर्क डाल देते थे। रेड कलर का ऑर्क का मतलब होता है पाउडर, रेड पाउडर डाल दिया जाता था, मिट्टी को बोलते हैं ऑर्क। क्यों डाला जाता था, सिंस रेड फर्टिलिटी को दिखाता है, तो कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि रेड का यहाँ पे यूज हो रहा था ह्यूमन बॉडीज को दफनाते टाइम। क्यों, क्योंकि ये माना जाता था कि अभी दोबारा पैदा होंगे, दोबारा जन्म लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कनेक्शंस बनने लगे हैं, और वही कनेक्शंस इन सब चीजों में दिखने लगे थे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पेंटिंग्स किस किस टाइप की थी, ये इंपॉर्टेंटली आपको समझना। हमें पता कैसे चलता है कि लॉन्ग ऑक्यूपेशन है, आप देखिए इसे, अगर जब हमें अर्ट्स मिलती है, यहाँ अर्ट्स क्या होते हैं, जब लंबे टाइम के लिए रखे जा रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन जिससे हम लोगों को पता लगता है, समझिएगा, जितना भी मेरे भीमबेटका में पेंटिंग्स मिले, जो ये वाला सर्विस है ये पूरा ब्लैक है। अब ये ब्लैक है तो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे वो सूट, सूट जो होता है, कोई भी चीज जलाओगे तो ऊपर का सरफेस काला हो जाएगा ना, तो इसका क्या लिटरली रिफ्लेक्ट करता है कि वो लोग मशाल पकड़ के, ऐसी कुछ भी हीट वाली पकड़ के वो जलाते हैं, और जिससे उनका जो पूरा सीलिंग है वो ब्लैक हो जाती है। सेकेंडली, हमें जितनी भी पेंटिंग्स मिलती है वो बहुत ऊपर 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 लेवल्स पे है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब लोग पेंटिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ऐसे झूला सा बना के पेंट करते हैं। तो लिटरली हमें एविडेंसेस जैसे कुछ कुछ स्कैफोल्डिंग के भी मिलते हैं, वो दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऊपर पेंटिंग भी कर रहे थे।
अनदर थिंग इज पेंटिंग का अगर आप देखो तो मैंने एक बताया था इथीफैल इज जस्ट, मैंने कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे कंबाइन करी हैं आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो कि दो एनिमल्स इकट्ठे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है के साथ ह्यूमन डांस भी कर रहा है, तो अलग अलग एक्टिविटीज में वो किस तरीके से इन्वॉल्व है। नॉट ओनली दिस, कि किस तरीके से हंट करेंगे, यू कैन सी दिस इज एन एनिमल और यहाँ पे अलग अलग तरीके से हंट किया जा रहा है। एक और बहुत बच्चों का आजकल ऐसे हम देखते हैं ना, यूनिकॉर्न। वन मोर थिंग, यूनिकॉर्न एक्चुअली में हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, इट्स जस्ट अबाउट कई लोगों ने, कई हिस्टोरियंस ने पेंटिंग्स में डिस्कस की है, जो हम रेफरेंस सिविलाइजेशन में बाद में अच्छे से बात करेंगे, बट हमें एज सच इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। देन मूविंग अहेड, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बोन्स मिल रही हैं, हमें एनिमल्स मिल रहे हैं, हंटिंग सीज। ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आप देख सकते हो लोग डांस कर रहे हैं। आज भी आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न में और कई बहुत सारी जगहों पे डांस प्रैक्टिसेस होती हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इम्पोर्टेंट मैंने तुम्हें तीन बताया था, सराय नहर राय, एसडीएम करके, दमदमा और महादार। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें देखने को मिलती है। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लियरली दिखाता है जब ये चीज हो रही है, दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ये ग्रुप लिविंग थी एंड पैटर्न्स ऑफ केयर है। कि हम चाहते हैं कि वो सही रहे, ठीक है, वो आगे उनका अगला जन्म हो, वो हेल्दी रहे। ऐसी चीजों के लिए तो आप करते हो, जितने भी आज श्राद्ध रिचुअल्स है कि इनको आगे जाके मुक्ति मिल जाए, तो ये क्लियरली दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक आइडिया, उनका माइंड की साइकी, उनके अंदर जो रिलेशंस है वो इस टाइम तक डेवलप हो रहे थे, जो फ्यूनरी प्रैक्टिसेस और सिंबल्स में हमें देखने को मिलता है। अनदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब सॉइल में हमें स्पेसिफिकली ये देखने को मिल रहा है। नाउ मूव टूवर्ड्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, इसको मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी आप इसको समझिए उससे पहले। नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अभी नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है? कमिंग एंड ओके, आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू। अगर हम इस नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात करें, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नियोलिथिक रेवोल्यूशन है फूड डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा था। अरे फूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपने सबसे बड़ी बात, आप अपनी मर्जी से फूड कंट्रोल कर सकते हो, कितना उगाना है कितना नहीं उगाना। तो उससे क्या होगा, अभी तक लोग पॉपुलेशन सोच समझ के करेंगे, अब आपको पता है कि मेरे पास ज्यादा फील्ड होगी तो मैं ज्यादा फूड उगा पाऊंगा। दिस हैज एक्चुअली चेंज द एंटायर सिनेरियो। आपने फूड प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल कर पा रहे थे इस वक्त लोग, एंड दिस फूड प्रोडक्शन से जो चेंज हुआ उससे क्या होगा, सबसे पहले हमने देख किया है कि पॉटरी है। पॉटरी क्यों? क्योंकि एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन होगा, ज्यादा हुआ, ठीक है, तो आप पॉटरीज बनाने लगे। अब पॉटरीज में भी बाद में हम देखते हैं कि एनहांसमेंट आ रहा था। जब फूड प्रोडक्शन हुआ, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, राइट, तो आपने टूल्स को भी क्या कर लिया, पॉलिश, उनको भी आपने सोचा कि वो सुंदर दिखने चाहिए। आजकल का जो एस्थेटिक जमाना चल रहा है वो चीजें दिखने को मिली। फिर अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड पे क्या आता है, दैट इज क्राफ्ट एक्टिविटी। क्राफ्ट एक्टिविटी में क्या था कि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो अब क्राफ्ट एक्टिविटीज इस टाइम पीरियड पे शुरू हो जाती है। क्राफ्ट एक्टिविटी इज लाइक समथिंग जो आपको इसमें समझना है कि जिस तरीके से बास्केट्स बनाते हैं, तो उससे फूड जो गैदरिंग के भी वो काम आते जा रही थी। देन अल्टीमेटली इट लेड टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों होगी? जब आप कुछ टाइम तक रहोगे, स्टेडी लाइफस्टाइल होगा, खाने पीने को मिलेगा, आपने एक जगह पे रहने लगे, तो डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यू वुड बी मोर मेटिंग, इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनेंगे, और विद दैट देयर वुड बी एन इंक्रीज। इसके साथ साथ अब हमने देखा कि ये सेडेंटिज्म की भी शुरुआत हो जाती है। सेडेंटिज्म तो अभी हमने पॉटरी पढ़ा था, तो पॉटरी इज मोर लुकिंग टुवर्ड्स दी स्टोरेज। स्टोरेज के लिए सिर्फ पॉटरी नहीं थी, हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे पिट्स, ऐसे बहुत सारे खड्डे भी खोदे जाते थे जिसमें ग्रेन्स स्टोर है। अब हमें कैसे पता चलता है? हमें ऐसे पता चलता है कि हमें ग्रेन्स कुछ गड्ढों में मिले हैं। जैसे ऐसा भी मिला है कि आप देखेंगे कि बीच में एक एरिया जाने का, और ऐसे दो रूम्स है, और जो दो रूम्स के बीच में एरिया, यहाँ पे ग्रेन स्टोर करे जा रहे थे। तो इसे मल्टीपली चीजें यूज करने लगे अपार्ट दैट फ्रॉम दैट फार्मिंग। नाउ आपको पता है फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक डोमेस्टिकेशन ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिमल को, क्योंकि उनको कैटल चाहिए, कैटल बार बार वर्ड आएगा, दैट इज रेफर टू द काउ। तो कैटल परमानेंटली रखी जा रही थी। कैटल के साथ साथ सिक्योरिटी के पर्पज से डॉग बहुत हेल्पफुल है। देन ये पिग खाने लगे, देन
अल्टीमेटली हम देखें अदर एनिमल की वेराइटीज की भी डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई, और इसीलिए आपने देखा था मेसोलिथिक में हर्डिंग नाम की चीज आपको कंसिक्वेंटली देखने को मिलती है। देखिएगा अब जैसे क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन को समझे कि फूड प्रोडक्शन में क्या है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट, अब आप सारे प्लांट्स तो उगाओगे नहीं, जो कि यूज के नहीं है वो क्यों उगाओगे, जिसका कोई टेस्ट नहीं वैसे वो क्यों उगाओगे। सो बेसिकली हम देखते हैं सिलेक्टिव प्रोडक्शन होने लगा। सिलेक्टिव प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि जो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे रही थी, खाने के लिए दे रही थी, तो वी और जो उग भी पाएंगी ना, जल्दी उग पाएंगी। सो वीट जो है वो और बार्ले नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब, हरियाणा इन पोर्शन में बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली होने लगा। देन यूपी की साइड आप देखेंगे राइस का बहुत ज्यादा एविडेंसेस हमें मिलते हैं, यूपी बिहार, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट डॉग, कैटल, शीप, गोट। क्यों? क्योंकि मौसम ठंडा होगा तो उन्हें शीप और गोट का मतलब गोट के लिए भी मिल्क प्रोवाइड करेगा, शीप का फर मिलेगा। सो अल्टीमेटली हम कहते हैं ना यहाँ पे सिलेक्शन, सिलेक्शन होने लगा कि कौन सी चीज जो उनके चाहिए, जो कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी चीज चाहिए, वो हमें क्लियरली देखने को मिलती है। सेंस सेकेंड है सेडेंटिज्म, अभी हमने देखा क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, बट वेरी इंपॉर्टेंटली इस टाइम पीरियड पे जो आपको देखने को मिलता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आज आप जो बात करते हो, अगर हम इंडियन सोसाइटी में बात करते हैं तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये वाली बातें तो बात की आएंगी। इस टाइम पीरियड पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वो होता था जो ज्यादा रिसोर्सेज रखेगा, जिसके पास मिनरल्स है, जिसके पास मेटल है, जिसके पास घर है, वो बढ़ेगा। और तो और मैंने आपको अगर याद होगा पहले भी हमने बात की थी, बैंड सोसाइटी होती थी, दैट इज ग्रुप ऑफ 100 पीपल। अब इस बैंड सोसाइटी में कुछ लोग जो होंगे वो एल्डरली लोग होंगे। एल्डरली लोग क्या करते थे, इनको ये को गाइड करते थे। बेसिकली ये क्या करते थे एल्डरली लोग, ये सारी चीजें गाइड किया करते थे कि कौन सी चीज इस टाइम क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि बाद में जो प्योरिटी और चीजें की, नो डाउट दिस कम अप, बट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसी नियोलिथिक से हो जाती है। वन मोर थिंग जो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, पहली जो साइट है नियोलिथिक की वो डिस्कवर हुई है मेहरगढ़ बालूचिस्तान में, और इसको हम ओल्डेस्ट साइट भी मानते हैं। फिर हमें अब ये तो आपकी हो गई, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट इन इंडिया। सो सेकंड हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट साइट है जो सबसे पुरानी गिनी जाती है, वो है बैथाल, राजस्थान में। एक और चीज अभी आपने पहले ही पढ़ा कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन हो रहा था। ये जो टर्म है गॉर्डन चाइल्ड ने दिया, वाई? बिकॉज उसने कहा कि देखो एक नियोलिथिक होने से क्या हुआ, होलोसीन भी हो गया और पैरेलली मल्टीपल चेंजेस आने लगे। बट प्लीज बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं रेवोल्यूशन नहीं हो सकता। रेवोल्यूशन होता है एकदम से, हम जिसे बोलते हैं सडन चेंज, बट एक बहुत बड़ा ग्रेजुअल अलग अलग पैरेलल से जुड़ के चेंज आ रहा था, और पूरे इंडिया में भी चेंज नहीं था, अलग सेंटर्स में अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे इस रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया। बट आप देख सकते हो इकोनॉमी, टूल्स भी, पॉटरी और एक्सेस आने लगी, एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब हंटिंग गैदरिंग खत्म नहीं हुई थी, इसके साथ कंटिन्यू थी, बट इसके साथ चल रही थी। सेटलमेंट जो थी अब परमानेंट आने लगी, इसके साथ साथ सोसाइटी में क्या आ गया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इवन अगर आप टूल्स देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इनकी कितनी पॉलिशनेस थी, और इसको बोलते हैं सिलबट्टा, हमने पहले भी देखा था। दिस स्टार्टेड इन द मेसोलिथिक एज इटसेल्फ। देन अब जस्ट ये समझना कि किस तरीके से एनिमल्स को बांध के भी रख रहे थे, साथ में परमानेंट रह भी रहे हैं। तो एक इस चार तरीकों से उन्होंने अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। पानी और मिल्क, मतलब मिल्क और मीट दोनों, जिसे खाने का भी क्या हो रहा है, ये इस सब से इनको क्या मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। खाने का प्रॉपर यही एग्रीकल्चर भी कर देगा, मिल्क भी मिलेगा, मीट भी मिलेगा, तो तीनों चीजें खाने की कोई कमी नहीं रहती। अल्टीमेटली उससे क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप क्राफ्ट में ज्यादा ध्यान दोगे, ट्रेड करोगे, बाहर जाओगे, और वही मल्टीपल कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ नेटवर्क सिविलाइजेशन के संभाल देगी। तो हम देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो रही है, ये हर्डिंग हो रही है, चराया जा रहा है। तो इसी से ही सब कुछ पॉसिबिलिटीज होती है। स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था बुर्जोम और गुफकराल ये कश्मीर वैली में है, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है। अब यहाँ समझना, इस टाइम में बहुत ठंड होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, खड्डा खोदते थे और एक गड्ढों में के अंदर रहते थे। इसे बोला जाता था पिट ड्वेलिंग्स। खड्डों में रहते थे, मतलब सीढ़ी लगा के हमें देखने को मिलता है।
अब क्वेश्चन पता चलता है गड्ढे तो बहुत मिलते हैं, तो आपको कैसे पता कि परमानेंटली यहाँ पे रह रहे होंगे? इसका मैं आंसर आपको विद इन 2 मिनट्स में करूंगी। कमिंग बैक टू दिस, हमें मस्की, भ्रमपीकिरी, तेखलाकोटा, प्लीज आप नोटिस करिएगा अब साइट्स के लिए चेंज हो गई थी, मतलब जो सेटलमेंट पैटर्न है परमानेंट हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये रिवर बेसिन के पास हो रहे थे, बट डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हम देख रहे हैं चेंज होती है। अब यूपीएससी के टाइप से अगर आप बात करें तो कौन सी साइट करने की जरूरत है? आई कैन अश्योर यू, अभी आपका ये एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है, इसके लिए आपने जितनी मैंने इस पीपीटी में आपसे बात कर रही हूँ और इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो अगर आप इतनी साइट्स को पढ़ लेते हैं दैट इज इनफ फॉर यू पीपल, तुम्हें इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अब देखिए, मैंने अभी बात किया कि पिट ड्वेलिंग्स होती थी, तो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ कुछ स्टेयर्स के निशान मिलते हैं। पहले आप 4 टाइप के घर पढ़ लीजिए, देन वी विल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू मोर। देखिए, साउथ इंडिया में और कश्मीर में हम दोनों पिट ड्वेलिंग्स मिलती हैं। टूल्स आप देखिए कंटिन्यूसली एक सेम है, फार्मिंग ये क्रॉप कल्टीवेशन अकॉर्डिंगली बदलती है। बट साउथ इंडिया में मैंने बहुत बार आपसे अभी बात की है, मेगालिथिक पीरियड में एश माउंट्स देखने को मिलते हैं, जला के उसके ऊपर से बरियल प्रैक्टिसेस की जाती थी, वो लॉन्ग टर्म स्टोन लगाए जाते थे, तो स्टोन की तरह परमानेंट एक हमें मेमोरियल के रूप में देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कश्मीर में ये जितनी भी पिट ड्वेलिंग्स है, ठीक है, वहां पे आपको एक तो अंदर जाने का क्लियरली रास्ता दिखता है, इस रास्ते के अलावा आप ड्वेलिंग्स में और इम्पोर्टेंटली इसकी पिक्चर से क्लियर होता है। अब मुझे पता कैसे चलता है कि ये इसके अंदर रह रहे थे? पहली बात तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है पोस्ट होल्स, इसके बाहर जो है यहाँ पे ऑब्वियसली इसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ लगाया जाता होगा, तो हमें देखने को मिलता है इसे होल्स किए गए हैं। सेकेंडली इन गड्ढों के अंदर हमें पॉटरी, पॉलिश टूल्स देखने को मिलते हैं, इवन गेट्स भी मिलते हैं। नॉट ओनली दिस अर्थ, आग लगाने के लिए भी अंदर जगह मिलती है, तो क्लियरली दिखती है कि हो सकता है कि वो बाहर आते होंगे और फिर वो अंदर भी चले जाते होंगे। सिमिलरली गुफकराल में भी यही था, हमें इवन एनिमल बोन्स भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। बट एक चीज याद रखना कि पिट ड्वेलिंग्स का मतलब यही था कि अंदर ही गड्ढों के रह रहे थे, इवन बाहर भी शेड बना के रहते थे, तो हो सकता था जैसे सीजन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो दोनों चीजें पॉसिबल कर पा रहे थे। लास्ट आप देख सकते हो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट साइट है जो 7th मिलेनियम बीसी, मतलब 7000 बीसीई में इसकी हमें एविडेंस देखने को मिलता है, और यहाँ पे मल्टीपल ये सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली जो हमें एविडेंस यहाँ से मिल रहा है दैट इज एग्रीकल्चर का, हमें इनसे एविडेंस। अब आप ये देख सकते हैं कि स्टोन और कॉपर एज, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं जिसकी एज शुरू होती है दैट इज स्टोन और कॉपर एज की। अब इस स्टोन और कॉपर एज में क्या था कि लोगों ने स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी मास अबैंडेंस में यूज करने लग गए थे, तो इससे क्या हुआ, इससे स्टोन के टूल्स कॉपर के साथ मिक्स होने लगे। इस एज को हमने बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। अलग अलग जगह आपको अलग अलग डेट्स मिलती हैं, बट मोस्टली हमें जो डेट है मिलती है 2800 पैरेलली मिलती है, बट ये पैरेलली शुरू हो गई थी नियोलिथिक के, पैरेलली ये भी शुरू हो गई थी आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के। बट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमें समझने की यहाँ पे जरूरत है, प्लीज समझिएगा, जब हम चाल्कोलिथिक एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो बेसिकली साइट है अलग अलग कल्चर्स मिलने लगे थे। पूरे पैन इंडिया में अलग अलग कल्चर्स डेवलप होते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जिसमें डेवलप था ब्रॉन्ज, बाकी पूरे इंडिया में डेवलपमेंट थी चाल्कोलिथिक कल्चर की। सो हम देखते हैं पहली सोशल रैंकिंग फार्मिंग इकोनॉमी हमें यहीं से देखने को मिलती है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चाल्कोलिथिक कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी। तो यस, बट 3500 बीसी नियोलिथिक कंटिन्यू था। नियोलिथिक में हम देखते हैं जो नॉर्थ वेस्ट है वो वहां पे हम देखते हैं चाल्कोलिथिक डेवलप हो जाता है, बट सब में नहीं होता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग हमें पॉटरी भी देखने को मिलती है। अभी जो आपको इसके पैरेलली पॉटरी देखने को मिलेगी, बाकी पॉटरीज के नाम आपको बाद में बताऊंगी, दैट इज ऑक कलर पॉटरी। ये मिट्टी के कलर की पॉटरी होती थी जो इस टाइम पीरियड पे हमें मिल रही है। हमें नॉट ओनली दिस कल्चर ही मिलने लगे थे, इसके साथ साथ जामेश्वर जोधपुर कल्चर, कायत कल्चर, आहार मालवा कल्चर। अब यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये मैप इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से कल्चर डेवलपमेंट हो रही थी, और ये चाल्कोलिथिक कल्चर का ईस्टर्न इंडिया का ऑल टुगेदर अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफिकली, यहाँ पे आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन नियोलिथिक, नियोलिथिक के बाद छोटा सा टाइम चाल्कोलिथिक,
फिर हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो गई जो ब्रॉन्ज एज। बट इसके साथ साथ आप देखते हैं कि इनके साथ अलग अलग चीजें डेवलपमेंट हो रही थी जो हमें पता होनी चाहिए। ओसीपी बेसिकली शुरुआत होता है आपका यूपी वाले रीजन में, और ये हम देखते हैं इधर छत्तीसगढ़ वाले रीजन में भी हमें ओसीपी देखने को मिलता है। देन वी विल ऑल्सो सी दिस इज द कायत कल्चर। देन महाराष्ट्र वाले में जोर कल्चर पैरेलली हमें देखने को मिलता है। नो डाउट यू विल सी ये लेटर चालकोलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर था। देन वी हैव नॉर्दर्न राजस्थान में ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर, देन कायत कल्चर। सेम जगह पे नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में हमें कायत कल्चर इसके बाद देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कायत कल्चर साउथ ईस्ट राजस्थान में भी आता है, मतलब राजस्थान को पूरा ऑक्यूपाई करता है। आप उसके बाद आप देखेंगे कायत के बाद मालवा कल्चर, और मालवा के बाद जोर कल्चर। तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के साथ साथ बाद में आ रहे हैं। कुछ कुछ टाइम पैरेलल थे, बट इसके बाद ये कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली साउथ इंडिया में मेगालिथिक आने शुरू हो जाता है। मेगालिथिक कॉपर यूज कर रहे थे, उसके साथ जो बरी करते थे उसमें बड़े बड़े स्टोन्स का यूज था। आपको ये शेप्स का पता होना चाहिए। अगर आप मेंस लिख रहे हो ऑप्शन, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है प्रेफर डायग्राम बना के दो। तो जैसे आज भी हम जब भी संस्कार करने जाते हैं तो हम किसी मटके में डालते हैं, तो ये उर्न बरियल होता था। देन ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के में जब दफनाते थे, दैट इज सार्कोफेगस। कारण में क्या होता था, छोटे 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 पत्थर लगा दिए जाते थे और बीच में बरी कर दिया जाता था। डॉल्मेन में आप देख सकते हो कि दो वर्टिकल लगा के एक बड़ा सर्कुलर हॉरिजॉन्टल, ये सर्कुलर है। और सिस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही एक लास्ट स्टोन स्लैब से कवर कर दिया जाता था, जैसे क्रिश्चियंस में या मुस्लिम्स में आज भी दफनाते हैं। दिस इज द पिट बूरियल। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सिस्ट कारण एक और होता था मेनहिर, इसमें से लॉन्ग स्टोन जैसे क्रिश्चियंस में आज होता है उस तरीके से, या बड़े बड़े जैसे छोटे छोटे स्टोन सर्कल्स भी लगाए जाते थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे बरियल्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट गुड्स भी बड़े किए जाते थे जो इनके साथ रिलेट करते थे। देन डेटिंग मेथड्स की मैं चाहती थी यहाँ पे बात करना, बट ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत बोरिंग हो जाएगा। हम अभी इसके बाद एक और आप लेक्चर देख सकते हैं, दैट इज सोर्सेज। इसकी में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या क्या टाइम पीरियड के है, कि हम टाइपोलॉजी यूज करते हैं, C14 डेटिंग करते हैं, इन लोगों की ईटिंग हैबिट्स क्या थे, बरियल्स की हमें पता डेट क्या है, जो सारे पैटर्न्स है वो हमें इस टाइम पीरियड पे पता लगते हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स में what it led to the second urbanization. This is not something we are doing it right now. We will do it later. जब second urbanization और first urbanization हम इन दोनों की बात करेंगे after sources. That is in third lecture. और मेगालिथ की जैसे कि आपने बात की, तो ये लोग साथ में ही कॉपर की बात, क्योंकि बहुत लंबा टाइम रहते हैं, तो आप देखेंगे जब आयरन एज आ जाएगी नॉर्थ इंडिया में, तब साउथ इंडिया में स्टिल मेगालिथिक के साथ साथ आयरन के साथ यूज होने लगे थे। बट वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वाज अ फेज जब पहली बार अर्बनाइजेशन को ये एविडेंट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये हम देखेंगे कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी। तो ये सारे क्या बने, ये प्रिकर्सर बने कि जब अर्बनाइजेशन आई। ये अर्बनाइजेशन नहीं है, ये पहली बार प्रिकर्सर बने। हम कुछ हिस्टोरियंस के नाम भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि क्या क्या प्री हिस्टोरिक मूवमेंट्स हुए थे, क्या क्या चीजें इसमें डेवलप हुई थी। सो इसको लेक्चर को खत्म करने से पहले हम कुछ PYQs देख लेते हैं। इस टाइम पीरियड पे अगर हम प्री हिस्ट्री से बात करें, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें पता होनी